अध्याय 1 प्रस्तावना। हाँ, मैं अंततः इसे प्राप्त करने में सफल रहा। एक व्यक्ति ने अपनी हथेली पर एक चमकता हुआ पत्थर रखते हुए कहा, उत्साह से भरी आवाज के साथ साथ थकावट भी। आवाज काफी धीमी थी लेकिन सुनने वाले के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने की क्षमता भी थी। उनके बाल जो स्याही काले होने चाहिए थे, वे फीके सफेद दिखाई दे रहे थे जबकि उनकी सीधी नाक उन्हें तेज दिखा रही थी। लेकिन उसके होंठ सूख गए थे जिससे वह एक शांत बेघर आत्मा की तरह लग रहा था। इस व्यक्ति की सुस्त शक्ल उसके गालों पर थोड़ी झुर्रियों से ढकी हुई थी, फिर भी वह एक ही समय में युवा लग रहा था, एक युवा की तरह जो थोड़ा बूढ़ा हो गया था। मुझे तियानलोंग को डेथ बुक हासिल करने में 10 साल हो गए हैं। उसकी आंखों में एक गहरी चमक चमक उठी, और यह विचार कि वह उस वस्तु को प्राप्त करने में कामयाब रहा जिसे वह 5 वर्षों से अधिक समय से खोज रहा था, उसे उत्साह और उदासीनता की भावना से भर गया। उस समय मैंने डेथ बुक का उपयोग केवल अपने एकमात्र शत्रु को मारने के लिए किया था और तब से मैंने इसे हत्या के लिए उपयोग नहीं किया है। उसकी आंखों के सामने अनगिनत दृश्य घूम गए। समय बीतने का एहसास करते हुए उसने धीरे से आह भरी। एक ओर उसने केवल अपने एक और एकमात्र दुश्मन को मारने के लिए डेथ बुक का उपयोग किया था, जबकि दूसरी ओर वह अपने प्रयास में सफल होने के लिए सावधानी से अपना रास्ता बनाने में कामयाब रहा। इस वस्तु को बिना गंदा किए भी खोजने की बात थी। हाथ। अब समय आ गया है कि मैं अपने वतन वापस जाऊं और उस पागल विचार को दूर करूं जो 8 साल पहले से मेरे दिल में घर कर रहा है। एक गुफा से बाहर निकलते हुए वह हवाई अड्डे पर वापस जाने के लिए पहाड़ों को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा, जो कुछ किलोमीटर दूर एक शहर में स्थित था। आखिरकार उसने कुंवारी पर्वत श्रृंखला पर एक नजर डाली, जहां उसकी जानकारी में किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया था, न ही उसने एक भी व्यक्ति को देखा जो इस स्थान पर ट्रैकिंग के खेल में लगा हुआ था। फिर कई समस्याओं का सामना किए बिना वह ऊंचे सड़क मार्ग पर एक वाहन का सामना करने से पहले पूरे रास्ते पहाड़ों से नीचे उतरता रहा। सौभाग्य से वह शहर के रास्ते में एक सवारी पकड़ने में कामयाब रहा। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वह हवाई जहाज में सवार हुए और अपने देश चीन लौट गए। अपने घर लौटने और कुछ देर आराम करने के बाद उसने कुछ नहीं किया और गर्म पानी के स्नान से तरोताजा महसूस करते हुए सोफे पर बैठ गया। हालांकि अंतिम समय में उन्हें अपनी योजना के बारे में दोबारा विचार आने लगे। उसकी आंखों के सामने अनगिनत बातें घूम गईं। जिन परिचितों के साथ उसने थोड़ा बहुत संबंध बनाया, लेकिन उसकी मृत्यु के निकट की स्थिति के कारण उसने इसे सुधारने का साहस नहीं किया। ये करो या मरो की स्थिति है। मेरे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वैसे भी मेरे पास वैसे भी इस दुनिया में रहने के लिए ज्यादा समय नहीं है। उन्होंने स्वयं रचना की। उसने अपना सामान पैक किया और घर को सामान्य से 2 अधिक ताले लगाकर घर से बाहर चला गया, जिससे ऐसा लगे जैसे वह फिर से छुट्टियों पर गया हो या किसी कारण से घर को सील कर दिया हो। ठीक है, अब इस दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। चुपचाप अपने आप में बड़बड़ाते हुए तियानलोंग उस जगह के लिए निकल गया जिसके बारे में कई अफवाहें हैं, जिनमें ये भी शामिल है कि ये दूसरी दुनिया से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने अफवाहें सुनी, लेकिन उन्होंने अपना होमवर्क किया और इस संभावना को खारिज कर दिया कि यह नकली हो सकती है। ईमानदारी से कहूं तो पार करने की मेरी संभावना बहुत कम है, बहुत कम। मैंने इस विचार के बारे में केवल इसलिए सोचा क्योंकि जीने के लिए केवल कुछ और वर्ष शेष रहने से मुझे निराशा और खालीपन महसूस हुआ। आखिरकार मैं और अधिक जीना चाहता हूं। उसने इस पागल योजना और अपने कार्यों के बारे में अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करते हुए सोचा। चीन के एक निश्चित क्षेत्र में एक प्राचीन मंदिर में पहुंचने के बाद उन्होंने किसी भी असामान्य संकेत के लिए पूरे स्थान की खोज की। दुर्भाग्य से उसे कोई नहीं मिला और दिन लगभग समाप्त होने वाला था। ये स्थान काफी हद तक परित्यक्त है, फिर भी इसे साफ रखा गया है, ऐसा क्यों है? तियानलोंग ने खुद से जिज्ञासु स्वर में बुदबुदाया। लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसे मानसिक और शारीरिक रूप से खुद से बात करने की आदत विकसित हो गई थी। ये देखने के बाद कि उसे आज के लिए कुछ नहीं मिला, उसने बस सो जाने और कल खोज जारी रखने का फैसला किया। हालांकि जैसे ही वह अपने द्वारा लगाए गए अस्थायी तंबू में सो रहा था, एक आवाज ने उसे चौंका दिया। वहां कौन है? तियानलोंग सतर्क होते हुए चिल्लाया। वाह, कूदो मत, मुझे डराओ, बूढ़े आदमी, एक युवक चिल्लाया। तियानलोंग ने अपनी आंखों से उस युवक की जांच की, लेकिन ये सुनकर कि उसे बूढ़ा आदमी कहा जाता है, उसकी पलकें झुंझलाहट से फड़कने लगीं। आजकल लोगों का उन्हें बूढ़ा कहना आम बात थी और उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया क्योंकि उनकी आयु कम होने के कारण उनकी जीवन शक्ति कम हो रही थी। तुम कौन हो, छोटे लड़के? तियानलोंग ने पूछा, भले ही उसे उत्तर पता था। मैं जियो ली हूँ, युवक ने उत्तर दिया। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस प्राचीन मंदिर में किसी बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति से उसे कोई चिंता या डर नहीं है। आखिरकार कोई व्यक्ति तियानलोंग के चेहरे को एक पीले भूत के समान समझने की गलती भी कर सकता है। जैसे ही जियोली अपने चेहरे पर उत्सुक और भ्रमित भाव के साथ पूछने ही वाला था, तियानलोंग ने उसे रोक दिया। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे। जियोली पहले तो अचंभित हो गया क्योंकि उसने वही प्रश्न पूछने के बारे में सोचा। उसने पलकें झपकाईं और फिर उत्तर दिया, मुझे पास के मंदिर ने हर हफ्ते इस जगह को साफ करने और कभी कभी गश्त करने के लिए काम पर रखा है। ये सुनकर तियानलोंग आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये स्थान परित्यक्त नहीं है? हाँ, ये था, लेकिन अब ये पास के मंदिर की संपत्ति है। उन्होंने इसे लगभग 1 महीने पहले खरीदा था। जियोली ने आकस्मिक स्वर में उत्तर दिया। ओह, मैं समझा। तियानलोंग ने सिर हिलाया। अब जब आप समझ गए हैं कि यह निजी संपत्ति है, तो क्या आपको इसे छोड़ नहीं देना चाहिए? जियोली ने नाराजगी भरे अंदाज में सवाल किया। ओह हाँ, एक बार सुबह हो जाए मैं चला जाऊंगा, अभी काफी देर हो गई है, तियानलोंग ने जम्हाई लेते हुए कहा। उचित, मैं नहीं चाहता कि तुम कल यहाँ डेरा डालो। बूढ़े आदमी, बस आराम करने के बाद चले जाओ। ठीक है, इतना कहकर वह अपने तंबू में वापस चला गया। कुछ मिनट बाद नियमित गश्त के बाद जियोली प्राचीन मंदिर से निकल गया। तंबू के पारदर्शी हिस्से से तियानलोंग ने उसे जाते हुए देखा। आह, कितना जवान है। वह अंदर से काफी अच्छा है, भले ही वह असभ्य और काफी मुनहफर दिखता हो। उसे लगा कि वह एक नजर में ही उस युवक को समझने में कामयाब हो गया है। फिर भी वह आधी रात को यहाँ क्या कर रहा है? कभी कभार गश्त, क्या लोग आमतौर पर गश्त के लिए यही समय चुनते हैं? तियानलोंग ने सोचते हुए हंसते हुए कहा, या वह किसी महिला या किसी और चीज के साथ मुलाकात कर रहा था। एक क्षण के लिए उसकी भौहें तन गईं। लगता है मेरे पास सोने के लिए समय नहीं बचा है, मेरा ये जर्जर शरीर अब इसे सहन नहीं कर सकता। मन ही मन चिल्लाते हुए वह तंबू से बाहर निकला और फिर से जगह तलाशने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अपने साथ लाए और तंबू में छिपाए गए कई टॉर्चलाइटों में से एक को चालू करके उसने उस स्थान पर किसी भी प्रकार के असामान्य संकेतों की तलाश शुरू कर दी जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा था। वहां शेरों और बाघों की कई मूर्तियां थीं, लेकिन वे सभी इस तरह से अलग थीं कि वह उन पर अपनी उंगली नहीं रख सकता था। यहाँ तक कि भित्ति चित्र भी थे जो किसी तरह के इतिहास को चित्रित कर रहे थे।
हालांकि सभी मूर्तियां और भित्ति चित्र कमोबेश बिखर गए थे, जिससे प्राचीन मंदिर एक खंडहर मंदिर जैसा दिखने लगा। जियोली के जाने के बाद से उसे अपनी खोज जारी रखते हुए 1 घंटा बीत गया। घूमते हुए तियानलोंग कई विस्तृत कमरों में से एक में प्रवेश कर गया। वह एक दीवार के सामने की ओर बढ़ा और चारों ओर थपथपाने लगा। टोकक टोक। जैसे ही वह दीवार पर थपथपाता रहा, एक धीमी सी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तियानलोंग ने पलकें झपकाईं और अगले ही पल उसके सूखे होंठ मुस्कुराहट में फैल गए। हाँ, मिल गया। उसने उस दीवार के उस खास हिस्से को धक्का दिया जिससे धीमी आवाज पैदा हुई। कमरे में एक भूमिगत दरवाजा खुला, जिससे तियानलोंग की नजर तुरंत उस पर पड़ी। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए काफी समय तक जांच की कि क्या इसमें कुछ जाल हैं। 1 घंटे बाद उसे कोई जाल नहीं मिला और इससे उसे थोड़ा आश्वस्त महसूस हुआ। अगर दूसरी दुनिया में जाने से पहले ही उसकी जान चली जाती तो न जाने कितने जानने वाले लोग उसकी लाश पर हंसते हंसते। ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी वर्तमान विशेषज्ञता से कोई खतरा न हो, फिर उसने भूमिगत दरवाजे से नीचे उतरना शुरू कर दिया। उसे नीचे की ओर जाने वाली बहुत सी सीढ़ियां मिली और वह एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा, जिस पर कुछ प्रकार के जीर्ण शीर्ण पैटर्न खुदे हुए थे। तियानलोंग ने लोहे के दरवाजे के ठीक बगल में लगे स्विच को देखा और उसे नीचे खींच लिया। लोहे का दरवाजा खुल गया और वह हाथ में टॉर्च की रोशनी से जगह को रोशन करते हुए भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक अपरिचित और भयानक दृश्य उसके सामने आया। तियानलोंग आश्चर्य से हौंफने लगा जब उसने अज्ञात संरचना देखी, जो एक चक्र की तरह थी। बाहरी वृत्त गोलाकार दिखाई देता था, जबकि आंतरिक वृत्त उस पर नजर डालने पर अंडाकार दिखता था। यह एक राक्षसी आंख की तरह लग रहा था जिसने उसे लगभग ठंडक पहुंचा दी थी। ओह, ये वह संरचना होनी चाहिए जो इस प्राचीन मंदिर को इतना असामान्य बनाती है कि भूत मंदिर के रूप में अफवाह उड़ाई जाए। वास्तव में ऐसे लोग थे जो मनोरंजन के लिए यहाँ आए थे और उन्होंने इस स्थान को पाया, जिससे यह अफवाह फैल गई कि यह एक मंदिर है जो दुष्ट देवताओं की पूजा करता है। उन्होंने जानकारी फैलाई लेकिन कभी वापस नहीं आए और न ही डर के मारे लोग यहाँ जांच करने आए। किसी भी मामले में ये सिर्फ एक स्थानीय मिथक था जिसने अधिकारियों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। तियानलोंग बुदबुदाया और फॉर्मेशन की ओर चल दिया। जैसे ही वह फॉर्मेशन के सामने पहुंचा, यह एक डरावनी दिखने वाली आंख है। मुझे अपनी संभावनाएं बढ़ाने के लिए संभवतः इस संरचना के केंद्र में होना चाहिए। जो अफवाहें चारों ओर घूम रही थीं वे मुख्य रूप से भूतों से संबंधित थीं, लेकिन जैसे ही इस संरचना की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर प्रसारित हुई, इसे तुरंत हटा दिया गया। हालांकि तियानलोंग ने समय रहते इस पर ध्यान दिया और यहाँ तक कि अपने नोटपैड में प्राचीन मंदिर का नाम भी लिख दिया क्योंकि वह तलाश में था। मूल रूप से उसने इसे केवल एक शरारत के रूप में सोचा था, लेकिन जिन रहस्यमय समूहों पर वह नजर रख रहा था, उन्हें ऐसे व्यवहार करते हुए देखा जैसे उन्हें परमानंद की गोलियां खिलाई गई हों। उसे पूरा यकीन था कि यह वही जगह है जिसकी वह 8 साल पहले से तलाश कर रहा था। तियानलोंग ने अपने बैग से एक पत्थर निकाला, जिससे हल्की हरी और बैंगनी रंग की अलौकिक रोशनी निकल रही थी। ये वह वस्तु थी जो उसे चीन लौटने से पहले मिली थी। स्थानांतरण पत्थर। बुदबुदाते हुए तियानलोंग की आंखें रोशनी के नीचे चमक उठीं। कम से कम अन्य लोग इसे यही कहते थे क्योंकि अफवाह थी कि यह इसमें आत्माओं को बसाने में सक्षम है। अगर पास के मंदिर के पात्रों को पता चल जाए कि मेरे पास पत्थर है, तो क्या वे पागल हो जाएंगे? तियानलोंग जोर से हंसा। जियोली ने जिस नजदीकी मंदिर का जिक्र किया था, वह उन गुटों में से एक है जिस पर उसकी नजर थी, लेकिन उनके द्वारा इस प्राचीन मंदिर को खरीदने का मामला इतना गुप्त लग रहा था कि उसे इसके बारे में एक शब्द भी सुनने का मौका नहीं मिला। फिर वह उस पत्थर के पास गया जो मंच की तरह दिख रहा था। हे, संरचना को सक्रिय करने के लिए स्विच रखने के लिए एक स्पष्ट जगह, मुझे ये पसंद है। स्विच का आकार आधा गोलाकार था और वह चमकता रहता था। क्या इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस फॉर्मेशन पर पहले ही चार्ज कर लिया है? बिल्कुल सही, तियानलोंग ने चिल्लाकर कहा। पास के मंदिर ने इसे चार्ज करने के लिए अपने संसाधनों का बड़ी मेहनत से उपयोग किया। इस संरचना को एक निश्चित स्तर तक चार्ज होने में कम से कम 2 साल लग गए, जिसके बारे में तियानलोंग को पता नहीं था। यदि उसे पता होता, तो वह निश्चित रूप से इसमें शामिल अनिश्चितताओं के कारण इतनी आसानी से इस स्थान पर नहीं आता। लेकिन उन्होंने इस गठन पर आरोप क्यों लगाया? ऐसा नहीं हो सकता कि वे मेरा गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हों। क्या ऐसा है? तियानलोंग गहराई से संदेह में था और मजाक करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने कुछ देर तक इस बारे में सोचा लेकिन अपनी भौहें सिकोड़ लीं। इसके बारे में सोचना बेकार है। इस गठन को सक्रिय करने के बाद या तो मैं मर जाऊंगा या किसी अन्य दुनिया में रहूंगा। तियानलोंग ने जमीन पर पैर पटका और अपनी अनन्य को रोका। उसने अपनी शर्ट के ऊपर अपनी भीतरी जेबों तक पहुंचने से पहले एक गहरी सांस ली और सांस छोड़ते हुए डेट बुक निकाल ली। ये समय है। उसने एक पेन निकाला और डेट बुक के ऊपर रख दिया। उसका दाहिना हाथ अपनी जगह पर सख्त हो गया, जबकि उसकी कलम थामने वाली उंगलियां तेजी से हिलने लगीं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तियानलोंग। गठन के सक्रिय होने के बाद और अंतरिक्ष समय यात्रा के दौरान उसकी आत्मा उसके शरीर से झटके से बाहर निकलती है, फिर स्थानांतरण पत्थर में प्रवेश करती है। दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद उसकी आत्मा एक कमजोर शरीर का मालिक बन जाती है, जो 20 साल से कम उम्र के ट्रांसमिग्रेशन स्टोन का उपयोग करती है और 5 मिनट के बाद दिल का दौरा पड़ने से मर जाती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हिसस। तियानलोंग ने हवा की ठंडी सांस ली क्योंकि उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। जैसे जैसे उसका खून उबल रहा था, उसके दिल में उथल-पुथल भरी लहरें उठने लगी, जो उसके नश्वर दिल और दिमाग पर हावी होने का खतरा पैदा कर रही थी। खुद पर डेट बुक का प्रयोग करने के लिए उसे अपना नाम लिखना होगा। द डेट बुक कुछ हद तक लोगों को नियंत्रित और मार सकती है, जिसका अर्थ है कि यह आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम है, इसलिए इसे काफी हद तक आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। जैसा कि उसने सोचा था, उसने खुद को सांत्वना दी। ये ठीक है, मैं ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन को अपने सिर के पीछे बांधूंगा और मेरी आत्मा और पत्थर के बीच ज्यादा दूरी नहीं है, इसलिए डेट बुक के सफल होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि केवल मेरा सिद्धांत सही है तो वह ये है कि जैसे ही उसने डेट बुक लगभग गिरा दी, उसके हाथ कांप उठे। आखिरकार, अगर चीजें उस तरह नहीं हुई जैसा उसने सोचा था, तो उसने खुद को खत्म कर लिया। जिस क्षण उसने डेट बुक पर अपना नाम लिखा, उसे पता चल गया कि निस्संदेह उसका अंत होगा। वह डेट बुक के साथ अपना जीवन काल नहीं बढ़ा सकता क्योंकि उसने इसे उन लोगों पर आजमाया था जो पहले मरने वाले थे। इसलिए इस पर उसका नाम लिखना इस बिंदु पर खुद को मारने जैसा है। वह नहीं जानता था कि उसके पास जीने के लिए कितना समय बचा है, लेकिन ये देखते हुए कि उसने अपनी जीवन शक्ति कैसे खो दी, उसने अनुमान लगाया कि उसके पास सबसे अच्छा 1 या 2 साल थे। वह 5 मिनट की छूट सिर्फ उसके परीक्षण के लिए थी, ये जांचने के लिए कि क्या डेट बुक अभी भी दूसरी तरफ काम करती है। अगर यह काम कर गया तो वह 5 मिनट में मर जाएगा। यदि वह 5 मिनट में नहीं मरता, तो उसकी घटती आयु के कारण वह 2 वर्ष के भीतर मर जाता।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से। क्रिप्टो ट्रेडिंग, तियान लॉन्ग को लगा कि उसका जीवन काल अपंग होने का प्रभाव उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि जीवन काल के खत्म होने का उनके शरीर पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि यह उनकी आत्मा को प्रभावित करने का एक उपोत्पाद था। आखिरकार एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसे एक पहेली के रूप में पाया था, क्योंकि वह डॉक्टर उसके तेजी से बूढ़े हो रहे शरीर का कारण नहीं ढूंढ सका, भले ही तियान लॉन्ग की उम्र 30 से कम थी। इसलिए तियान लॉन्ग ने सोचा कि उनके सीमित जीवन काल ने सीधे उनकी आत्मा को प्रभावित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके शरीर को जीवन शक्ति में भारी गिरावट का अनुभव हुआ। इसलिए उनके लिए भी ये करो या मरो वाली स्थिति है। उसने महसूस किया कि अपने अपंग जीवन काल के कारण मरने से पहले एक नए शरीर में 2 साल बर्बाद करने के बजाय उसे जल्दी मर जाना चाहिए। ये बहुत दयनीय होगा, शायद दयनीय भी। ये योजना उनके दिमाग में तब आई जब उन्हें पूरी तरह से एहसास हुआ कि डेथ बुक लोगों को सीधे मारने के अलावा उनकी आत्मा को नियंत्रित करने में सक्षम थी। उन्होंने अपनी योजना में इस तथ्य को भी शामिल किया था कि डेथ बुक अजीब संयोगों की व्यवस्था कर सकती है, इसलिए उन्हें लगा कि यह ट्रांसमिग्रेशन स्टोन को अपने पास रखने के लिए एक उपयुक्त शरीर की खोज करवा सकता है। संक्षेप में, जीने की उसकी पूरी योजना इस तथ्य पर निर्भर थी कि जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचेगा, डेथ बुक काम करना बंद कर देगी। वह शुद्ध भाग्य और अपुष्ट तथ्यों पर भरोसा कर रहा था। तियान लॉन्ग के पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। लानत है, पहले से ही ठंडे पैर रखना बंद करो, मैंने अब ये कर लिया है, और मेरे जीने के लिए शायद केवल 2 साल बचे हैं। अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। तियान लॉन्ग ने अपने चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति व्यक्त की और गठन शुरू करने से पहले अपनी जांघों को थपथपाया। जैसे ही भूमिगत क्षेत्र कांपने लगा, अंतरिक्ष समय में उतार चढ़ाव दिखाई देने लगा, जिससे ऊर्ध्वाधर अंतरिक्ष समय मार्ग सक्रिय हो गया। तियान लॉन्ग तुरंत फॉर्मेशन की नजर में गया और अपनी किस्मत को किस्मत पर छोड़ दिया। एक यात्री की तरह महसूस करने से पहले उसने आखिरी बार लोहे के दरवाजे को देखा। अलविदा पृथ्वी, बज़। तियान लॉन्ग तुरंत अंतरिक्ष समय सुरंग में समा गया। हालांकि जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे एक विशाल चट्टान से कुचले जाने वाले लोगों से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा। वह स्थानिक सुरंग से अत्यधिक दबाव में आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को हजारों ब्लेडों से काट दिया गया हो, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। अर्घ, क्या ये स्थानिक सुरंग स्थिर नहीं है? मैं बर्बाद कर रहा हूँ। तियान लॉन्ग ने अराजक स्थानिक अशांति से अपने हाथ को बिखरते हुए देखा। हाँ, ये खत्म हो गया। हल्की हंसी छोड़ते हुए उसने अपने बिखरते कंधे की ओर देखा। जैसे ही उसका कंधा टूटने लगा, उसकी आत्मा झटके से उसके शरीर से बाहर निकली और ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन में प्रवेश कर गई। तियान लॉन्ग ने डेथ बुक को धूल में मिलाए जाने पर ध्यान नहीं दिया। उसमें से एक काली छाया उड़कर ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन में भी घुस गई। उसने निष्क्रिय रूप से अपने शरीर को शून्य में विघटित होते देखा, जिससे उसे मिचली आ रही थी। वह उल्टी करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह अपने आत्मा रूप में था। इसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन ने अंतरिक्ष सुरंग में उड़ान भरी और कई स्थानिक तूफानों का सामना किया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक विशाल तूफान से घिरी हुई एक छोटी नाव पर यात्रा कर रहा था, जहां दूर पर कोई द्वीप दिखाई नहीं दे रहा था। तियान लॉन्ग को पता ही नहीं चल पाया कि कितना समय बीत गया। वह पूरी यात्रा के दौरान निस्तेज रहा और अपने शरीर और डेथ बुक के खोने का शोक मनाता रहा। जिस डेथ बुक को उसने पहले नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उस पर कभी कोई आंच नहीं आई, वह वास्तव में विघटित हो गई। वह पहले भी इसके पन्ने फाड़ने में कामयाब रहा था, लेकिन जहां तक कवर को नुकसान पहुंचाने की बात है तो वह ऐसा एक बार भी नहीं कर पाया था। इसके विघटन ने वास्तव में उसे भविष्य के लिए आधी आशा खो दी। प्रारंभ में वह यही चाहता था कि डेथ बुक काम करना बंद कर दे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थानिक सुरंग में विघटित हो जाएगी। यदि उसके आत्मा रूप में आंखें होती, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अब नीरस दिखाई देती। फिर भी वह अभी भी निरीक्षण कर सकता था। हालांकि उसे इस समय का आभास भी नहीं हो सका, क्योंकि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से काला था, जिससे वह अपने अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम हो गया था, जो अभी भी एक अर्थ में जीवित था। कुछ अज्ञात समय के बाद ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन अंततः स्थानिक सुरंग से बाहर निकल गया और एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। इस बीच पृथ्वी पर गठन को किसने सक्रिय किया? पास के मंदिर के मुख्य पुजारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने बगल के फर्नीचर को तोड़ना शुरू कर दिया। परित्यक्त मंदिर की तुरंत जांच करें, प्रधान पुजारी जोर से चिल्लाया। रहस्यमय वेशभूषा में कई लोग परित्यक्त मंदिर की शीघ्रता से जांच करने के लिए दूर चले गए। मुख्य पुजारी 1 मिनट के बाद शांत हो गया और फिर परेशान हो गया। मुझे नहीं पता कि संरचना को किसने सक्रिय किया, लेकिन इसमें यात्रा करना बेकार है। अनगिनत प्रयोग किए गए हैं और हम ये भी नहीं जानते कि कोई व्यक्ति दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब रहा है या नहीं। कभी कभी शरीर भी विघटित हो जाता है इससे पहले कि कोई उस अधूरे और अस्थिर गठन में प्रवेश करे। ये बेकार है। तुम्हारा बेकार से क्या मतलब है? अचानक एक गंजे आदमी की आवाज सुनाई दी जो कहीं से प्रकट हुआ। हमने पुष्टि की है कि यह वास्तव में विभिन्न माध्यमों से दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। यदि हमारे पास ट्रांसमिग्रेशन स्टोन होता जो एक आत्मा को आश्रय दे सकता है, तो हम शायद दूसरी तरफ पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। गंजे आदमी ने धीरे से आह भरी। पत्थर रखने से क्या फायदा? यदि आप आत्मा को पत्थर तक नहीं ले जा सकते, तो यह अभी भी बेकार है। अरे, हो सकता है आपके पास अपनी आत्मा को हिलाने का कोई तरीका न हो, लेकिन मेरे पास है। गंजे आदमी ने व्यंग्य किया। बहुत बुरा। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन हर 1000 साल में दिखाई देता है और हमने प्रयोगों में अपना सब कुछ खर्च कर दिया है। जब यह आखिरी बार दिखाई दिया था, तो इसे अब तक प्रकट हो जाना चाहिए था। जल्दी से इसे खोजें। मुझे पता है, मुख्य पुजारी ने नाराज भाव से उत्तर दिया। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और सम्मानजनक दूरी पर रुक गया। मुख्य पुजारी, हमने जियोगी को मंदिर के बाहर पाया और वह आदमी झिझका। वह क्या? प्रधान पुजारी काफी अधीर दिख रहे थे। उस आदमी के माथे पर काली रेखाएं थीं, उसके चेहरे के भाव झिझक से भरे हुए थे। जल्दी इसे लेकर बाहर। वह परित्यक्त मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे एक महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था, लेकिन हमें देखकर भाग गया। प्रधान पुजारी स्तब्ध रह गया, जबकि गंजा व्यक्ति अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए हंसने लगा। उन दोनों को मार डालो और कुत्तों को खिला दो। जैसे ही वह बोला, मुख्य पुजारी की आंखों में ठंडक झलक रही थी। हालांकि जो आदमी रिपोर्ट करने आया था वह सिर से पांव तक कांप रहा था। हे प्रधान पुजारी, क्या वो औरत आपकी नाजायज बेटी है? पुई। प्रधान पुजारी की आंखें चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि वह मुंह में खून छिड़कता और गिर जाता, जबकि गंजा आदमी पागलों की तरह जोर से हंसता। अध्याय 2, नई दुनिया। गुरुत्वाकर्षण पत्थर अंततः आकाश में विघटित हो गया और तियान लांग की आत्मा के चारों ओर लिपटने के लिए एक हरे भूरे रंग की चमक पैदा हुई।
फिर चमकती चमक एक निश्चित दिशा की ओर चली गई, जो प्रकाश की मानक गति से भी तेज थी। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान पर जो कुछ सेकंड पहले कहीं बीच में दिखाई दिया था। अच्छा नहीं, वह ऐसा नहीं कर दिखाया। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा है भारी, उसकी अभिव्यक्ति आराम से भरी थी। उसकी पुतलियां कांप रही थीं, लेकिन ऐसा लगना डर के बजाय दुख की तरह था। ये चिपकी हुई उम्र का आदमी नीला कवच वाला चित्र था जिस पर बाघ का प्रतीक था। कैश मिर्जाने वाला के अलावा ये काफी क्षतिग्रस्त हो रहा था, टूटता दिख रहा था। जब से तुमने उसे पाया है तब से वह कोमा में है। एक ऐसे बच्चे की इतनी देखभाल क्यों की जा रही है जिससे मेरे भाई का कोई रिश्ता भी नहीं है, ग्रे? वही बलियो कवच वाले एक अन्य अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। मैंने मनमाने ढंग से उसे उठाया और फिर मुझे ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। अपना मुंह बंद करो, मेल। ग्रे पीछे हट गया। उनके खुले लाल बालों से सिर्फ एक आंख ही दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर एक चिड़चिड़ा भाव था जिसने तुरंत मेल के भाव को बना दिया। बस, मैंने एक कृति से बहुत थक गया हूँ, ग्रे। हमारे कैप्टन ने जो आदेश दिया है तुम उस कलाकार को भी ठीक से नहीं दे रहे हो और तुम केवल उस बच्चे की देखभाल करते हो। वह बच्चा नाजायज बेटा क्या है? मेल में चिल्लाया। हालांकि ग्रे के लिए मेल बस मदद नहीं कर सका, लेकिन एक बार उसे फिर से परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रे की साइंटिस्ट यूनिवर्सल हो गए। वह अपनी तलवार म्यान से बाहर निकली क्योंकि ब्लेड सूर्य के प्रकाश को प्रदर्शित कर रही थी। मुझे पता है कि हथियार मेरे कुछ दुश्मन हैं, मेल, इसलिए बार बार मुझसे संपर्क करें। अगर आप में दम है तो हमेशा के लिए इसे खत्म कर दें। तुम्हें लगता है कि मैं गुप्त डरता हूँ? मैं हथियार दिखाऊंगा कि हमारे ब्लू टाइगर भाड़े के सैनिकों में हमारे कैप्टन के सेवानिवृत्त होने के बाद कैप्टन काओ को कौन मिला। मेल ने भी लड़ाई के लिए युद्ध का रुख अपनाते हुए अपनी तलवारें खोल दी। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेल ने वैरायटी के रूप में बैटल स्वीकारोक्ति कर ली है। ग्रे ने अपने वर्तमान खेती के आधार पर अविश्वसनीय गति से हमला किया। उसने अपनी तलवारों से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी पैदा की जिसने तुरंत पूरे क्षेत्र को चमका दिया। क्या एक नई युद्ध तकनीक? मेल अंश भर के लिए कठोर हो गया। जब उसने देखा कि प्रकाश के कारण उसकी दृष्टि बाधित हो रही है तो उसने लगभग अपने पेंट में पेशाब कर दिया। वह हिल नहीं रहा था क्योंकि वह नहीं देख रहा था, क्योंकि उसकी आंखें और वहां और यहां तक कि उसकी रोशनी के कारण उसकी आंखों में क्षणिक दर्द भी महसूस हो रहा था। और अगला क्षण युद्ध तकनीक द्वारा छोड़ी गई चमक से मंद एक अद्भुत चमक उस बच्चे को दी गई जिसने अभी अभी सांस लेना बंद कर दिया था। लड़ाई में उन दोनों को इस अजीब घटना पर ध्यान नहीं दिया गया। मेल ने अपनी उंगली उठाई और देखा कि उसकी गर्दन के सामने एक तलवार है। अपनी जिंदगी अपने हाथों से, या यूं कहा तो उसे अपनी गर्दन से फ्रांसीसी हुई महसूस हो रही थी। वह डर के मारे, अपनी जान के डर से अनायास ही कांपने लगा। उसका मुंह कांप रहे थे, करना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि मैथ्यू प्रोवेव को बहुत झेलना पड़ा है, मूर्ख, ग्रे ने कोल्ड स्वर में कहा। उसका हाथ हिल गया और जैसे ही वह मेल का सिर काटने वाला था एक आवाज आई जिसने उसे प्रेरित किया। इंतजार, ये कैप्टन है। ग्रे ने पीछे हटते हुए बुदबुदाया। यह एक महत्वपूर्ण समय था और उनके करीबी मेल या कैप्टन से चिंता होने का कोई समय नहीं था। इस बीच बच्चे के शरीर में प्रवेश कर 3 दिनों तक गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन साथ ही वह अस्त व्यस्त भी हो गई। जब तियान लॉन्ग ने शरीर में प्रवेश किया तो उसे बिल्कुल भी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा था मनोरोगी की आत्मा पहले इस शरीर में मौजूद नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि उसे कालापन महसूस हुआ, लेकिन साथ ही उसके अंदर से कुछ गर्म, आनंददायक और आरामदायक भावना महसूस हुई। क्या ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन इस बच्चे का खराब शरीर ठीक हो रहा है? वहीं तियान लार्गे को अब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि इस बच्चे का शव ही है। यह एक ऐसी कल्पना थी कि क्षण भर के लिए उसे भी हकीकत से भटकाव महसूस हुआ। हालांकि उसकी शांत सोच अभी भी उसके दिमाग को संचालित कर रही थी, जबकि उसे थोड़ा वास्तविक महसूस हो रहा था। हाँ, मैं बच गया, कैप्टन, ग्रे ने मुझे मारने की कोशिश की। उसे मार डालो, वह गद्दार है, मेल ने खुशी से भरकर कहा और अपनी इमेज की झलक बिना ग्रे को फंसाया। ऐसा लगा जैसे वह एक पल के लिए पागल हो गई हो। क्या ऐसा है? कैप्टन उस ओर चला गया जहां मेल बर्था रूप से चिल्ला रहा था। जब मेल ने सोचा कि वह अपना बदला ले सकती है, तभी उसके चेहरे के सामने एक मुक्का आया जिससे उसकी इलेक्शंस की स्टोरी खराब हो गई। बूम! कैप्टन ने जरा भी पीछे न हटते हुए जोर से मुक्का मारा। मेल के गाल सीधे से झुक गए क्योंकि वह जहां खड़ा था वहां से 2 मीटर दूर उड़कर एक दीवार से ढह गया। दीवार पूरी तरह से नहीं ली गई, लेकिन मेल को थाम। ग्रे ने इस दृश्य को देखकर पलकें झपकाईं। इसका सार समझ में नहीं आया। उसे उलझन हुई कि कैप्टन ने इस बार मेल की रक्षा क्यों नहीं की। क्यों? मेल, जो दीवार पर फंसा हुआ था, बुदबुदाया में स्तब्ध स्वर में, जबकि उसे जो दर्द महसूस हुआ उसे वह काफी अपमानित महसूस कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मुझे स्टॉल चाल नहीं पता? मैंने कई बार देखा कि ग्रे के साथ इंटरनेट मत करो। कैप्टन ने मेल को धिकारा और ग्रे की ओर देखा। ग्रे, कृपया मेरे क्लाइंट मेल को माफ कर दें, वह ऐसा नहीं चाहती और मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी सजा का प्रबंधन करूंगा। वह थोड़ा झुका। ग्रे ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वह केवल यही अपनी इकाइयों को स्वीकार कर सकती थी और वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती थी। हालांकि स्थिति लंबे समय तक निराशाजनक रही। सभी वर्षों में बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। कैप्टन ने अपने हाव भाव पर बहुत जोर दिया, इससे पहले कि उसकी आखिरी चमक दिखाई दी। वैसे क्या तुमने यहाँ चारों ओर कुछ चमकता हुआ देखा? यहाँ चमकने वाली एकमात्र चीज मेरी तलवारें थीं, ग्रे ने मचा दिया। नहीं, ठीक है, कैप्टन ने अचानक जानकारी बंद कर दी। उसने सोचा कि कोई खजाना उसे मिल गया है और इसलिए वह इसे किसी के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं था। तियान लांग, जिसके पास अपना नया शव था, को उनका शौक थोड़ा सा खिला आया। इसलिए नहीं कि कैप्टन को चमकाने का जिक्र करते सुना, बल्कि इसलिए कि उनकी कही कोई बात समझ में नहीं आई। क्या मेरी किस्मत इतनी भयानक है? 20 साल से कम उम्र के सभी मोटापे से ग्रस्त लोगों में से एक बच्चा क्यों? मैं इस अनुमान में अपनी परियोजना भी नहीं रख पा रही थी। मैं टूट रहा हूँ। तियान लॉन्ग के चेहरे पर एक नाद भाव था। उसने ऊपर की ओर देखा, बादलपूर्ण आकाश की ओर जो उसके भाग्य के समान लग रहा था, हमेशा की तरह उदास। उसका चेहरा इमेज वाली धूप उसे गर्माहट प्रदान करने में विफल रही। अचानक इस दुनिया में जीवित रहने का दृढ़ निश्चय कर लिया, जो आपको में काफी प्यारा था। हालांकि अभी भी 5वें मिनट का मामला बाकी था, इसलिए वह उस क्षण के इंतजार कर रही थी। हालांकि डेट बुक की शिकायत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को पहले ही नुकसान हो गया था, इसलिए उसे इस बात पर संदेह था कि उसने 5 मिनट के समय से क्या कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रे घूमने और उस स्थान पर लौटने पर जहां बच्चा अपनी पीठ के बल लेट गया था। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बच्चा जाग रहा था। बच्चे, तुम मुझसे क्या सुन सकते हो? क्या तुम ठीक हो?
बच्चे के पास पेन टेकते हुए ग्रे जोश में चिल्लाया। शांत हो जाओ, ग्रे। वह सिर्फ एक बच्चा है जो तब से कोमा में था जब से तुमने उसे पाया था। तुम इस बात में सच क्या उम्मीद करते हो, कैप्टन फ्लूका? आह, ठीक है, मुझे खुशी है, क्षमा करो। ग्रे ने उत्तर में थोड़ा शर्मीला स्वर दिया। ठीक है, बच्चे का प्रॉपर रखें, मुझे कुछ काम करने हैं। कैप्टन ने विदा ली और चला गया। उसकी भीतरी गहरी चमक से चमक उठी और उसके सिर की चमक के स्रोत को पुनर्जीवित करने की कोशिश में बाएं और दाएं घूम रही थी। ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी भाषा है? शांत होने के बाद ही तियान लॉन्ग के दिमाग ने शांति से स्थिति को समझने की कोशिश की। दरअसल ये जगह कहाँ है और यह बच्चा कौन है? फिर उसने उम्र के व्यक्ति की ओर देखा जो उसके बारे में काफी चिंता का विषय था। क्या यह मेरा व्यक्ति है? इस बच्चे का पिता हो सकता है। अचानक तियान लांग का ग्लोबेला, दूसरे कानों के बीच का दर्द, दर्द से दिखना। अर्घहा, बच्चा, क्या गलती है? ग्रे ने जब बच्चे की ओर देखा तो वह घबरा गया और दर्द से चिल्लाया, अरे नहीं। उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है। मेरी आंखों के सामने ये काली चीज क्या है? तियान लॉन्ग ने अपने सामने एक भयानक दृश्य देखा। उसकी दृष्टि अचानक गायब हो गई और वह बिल्कुल काला हो गया और मनोसाड़ी खो गई, लेकिन एक क्षण बाद उसकी दृष्टि एक तारा बन गई। यदि उन्हें ये कहना चाहिए तो एक अज्ञात अनुयायी। तियान लाज के रूप में वह चिल्लाता रहा और तब तक अपना सिर पकड़ता रहा जब तक कि उसे अत्यधिक दर्द नहीं हुआ। ग्रे, जो तुरंत घबरा गई जब उसने देखा कि बच्चे को दर्द सहन करना बंद कर दिया है तो वह बहुत शांत हो गई। उन्होंने बच्चे की नब्ज जांच और राहत की सांस ली। वह बस सहमत हो गया है, शुक्र है। शायद वह सिर्फ मेरे सामने से गुजरा है। ये समझ में आता है। आखिरकार ये पहली बार है जब मैंने उसे सम्मिलित रूप से देखा है। उद्धरण चिन्ह। ये बच्चा निश्चित रूप से मुझे एक गेज पर लटकाए रखना पसंद करता है। अब तक जब उन्हें जिन सब्सक्रिप्शन का सामना करना पड़ा तो उनके बारे में पता चला कि उन्होंने बुरी तरह से हंसी मजाक किया और बहुत कुछ किया। ये लगभग इस बच्चे का तीसरा जन्मदिन है। अच्छा हुआ कि वह पहले जाग गया, नहीं तो मेरा सिर कट जाता है। संयोग से देखते ही देखते ग्रे ने स्वर को धन्यवाद दिया। फिर वह तियान लांग को अपने कमरे में ले गई और उसे अपनी आंखों पर सुला दिया। फिर वह सामने बैठा और साक्षात पत्र में एक पत्र लिखा। उसमें कुछ हद तक मध्यम पैटर्न वाली गुप्त मोहर के साथ अंकित किया गया। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई और सीटी बजाई। एक कबूतर खिड़की से फ्लावर ग्रे के खूबसूरत पर खड़ा हो गया। इसकी जैसी दिखने वाली और छोटी कद की तुलना में इसकी झलक आकर्षक थी। N0 वेल अंडरस्कोर बिन ने इस अध्याय के प्रीमियर की मेजबानी की। फिर ग्रे ने कबूतर के पैर में बांध दिया पत्र। अगला ही कबूतर अपने कंधे से अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर उड़ गया। यह इसके बारे में है। मेरा मिशन जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर सब कुछ बेकार रूप से चला गया तो मुझे लगता है। ग्रे ने इन 2 से अधिक वर्षों में बहुत सारी साजिशों का अनुभव किया था। उसने इस बच्चे की देखभाल के लिए अपना हर आधा खर्च कर दिया था और उसे एक भिखारी से भी बदतर स्थिति में छोड़ दिया था। उनके करीबी बच्चे और खुद का समर्थन करने के लिए भाड़े के ग्रुप में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे साम्राज्य छोड़े करीब 3 साल हो गए और उम्मीद है कि जुराब पार हो गया होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दोनों मर जाएंगे। वह फिर से उदास हंसी और खजाने पर गिर गया। उसका पेट पूरी तरह से बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मर गई हो। हालांकि उसने कुछ ही सेकंड में खर्राटे की आवाज निकाली। व्यक्तिगत रूप से बेचे गए मिशन को स्वीकार करने के बाद ग्रे ने अपने जीवन में पहली बार शांति से सोए। अध्याय 3, जागृति। 3 दिन बाद जाने के बाद तियान लागा अभी भी नहीं जगा था। इस दौरान उनके सिर में लगातार दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने से पीड़ित हों। ये बच्चा क्या हुआ? क्या वह किसी बीमारी से पीड़ित है? लेकिन मैंने जिस औषधालय में काम किया था उसने बताया कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल स्वस्थ थी, जो आपके जन्म के समय की वजह से असामान्य है से ही कोमा में है। क्या स्वर्ग हमारी मदद कर रही है? ग्रे बड़बड़ाया क्योंकि उसके लिए इस स्थिति को आसान बनाना मुश्किल हो रहा था। जो भी हो, मैं इसके बारे में उच्च अधिकारियों को दंगल को बताऊंगा कि यह क्या है। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकला। कमरे में कुछ पल की शांति के बाद एक बच्चे ने शंकाकर को अपनी अंतिम सूची में डाल दिया। मैं कहाँ हूँ? ये जगह क्या है? मैं मेरा क्यों नहीं? तियान लांग के मन में बहुत सारी शंकाएं और कई सवाल थे, लेकिन सबसे प्रमुख था आखिर मेरी आत्मा में ये काली चीज क्या है? रुको, मैं अपनी आत्मा को महसूस कर सकता हूँ। तियान लाज पूरी तरह से भ्रमित था और अंधेरा भी हुआ था। उसके ग्लोबेला पर जो खोजा गया वह एक नई अनुभूति थी। आत्मा ग्लोबेला में है, यह उसकी एक पूर्वकल्पित धारणा थी। अतः उन्होंने स्वयं की इस भावना को अपनी आत्मा से जोड़ लिया। इस अचानक खोज पर प्रतिक्रिया स्वरूप उसका हृदय तेजी से दिखाई दिया। तियान लार्गे ने अपने प्लाज्मा को चबाते हुए चीनी भाषा में खुद से फुसफुसाया, ठीक है, मुझे शांत करो। अगर मैं शांति और ध्यान से सोचूं तो शायद मैं इस स्थिति को समझ पाऊंगा। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन इसमें कोई स्थिरता नहीं थी। उसे अपना दिमाग खाली करना पड़ा और शांति के लिए कुछ और सांस लेनी पड़ी। फिर जब उसकी अभिव्यक्ति काफी शांत हो गई तो उसने एक एक करके चुटकी लेना शुरू कर दिया। द डेथ बुक को स्थानीय सुर में नष्ट कर दिया गया था और मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। मुझे इस बात पर यकीन है, तो मेरी आत्मा में ये कौन सी काली चीज है जो किताब की तरह दिखती है? क्या यह मौत की किताब है? ये आदर्श ही दिखता है। तियान लॉन्ग ने अपने अंगूठे को जोर से खोल दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर उसने आरोप लगाया कि यह सिर्फ वही थी। द्वंद्व महसूस करते हुए उसने फिर सोचा, लेकिन अगर डेथ बुक ने इस दुनिया में मेरा पीछा किया तो उसे स्थानीय रंग से बाहर निकाला गया और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद मुझे मारने में सक्षम होना चाहिए। अगर फिल्म ने मुझे नहीं मारा तो मुझे सही लगा। डेथ बुक शायद इस दुनिया द्वारा प्रतिबंधित है। तियान लैंग को बहुत खुशी महसूस हुई। उसने भाग्य पर भरोसा किया था और दूसरी दुनिया में प्रवेश के इस आधार को या तो डेथ बुक को नष्ट कर देना चाहिए या नामांकित कर देना चाहिए। वह डेथ बुक के साथ जानवरों को मारने या हेरफेर करने में सक्षम नहीं था, इसलिए ये सोचना तर्कसंगत था कि डेथ बुक निर्धारित दुनिया के भीतर किसी प्रकार के सिद्धांत, किसी प्रकार के कानून पर काम करती थी। वह इस बात के लिए भी तैयार था कि डेथ बुक इस दुनिया में काम न करे, इसलिए उसे अपनी आत्मा में इसकी उपस्थिति पर अविश्वास महसूस हुआ। इस दुनिया को शायद किसी अज्ञात वस्तु के आगमन का पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता है, इसलिए डेथ बुक मेरे लिए 20 साल से कम उम्र का एक कमजोर शरीर प्राप्त करने की शर्त को पूरा करने में सक्षम थी, लेकिन यह मुझे मारने में सक्षम नहीं थी। 5 मिनट की समय सीमा का अर्थ है कि डेथ बुक को या तो आंतरिक रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए था या इस दुनिया के नियमों के अनुसार रीसेट कर दिया जाना चाहिए था। फिर अगर यह काली चीज डेथ बुक है तो यह मेरी आत्मा में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वर्तमान मालिक हूँ?
हाँ, यही मामला होना चाहिए। इससे कुछ हद तक स्थिति का पता चलता है। हालांकि तियान लॉन्ग को कई संदेह थे, फिर भी वह कुछ हद तक इस स्थिति को समझने में सक्षम था। भले ही यह बकवास साबित हो, उसे लगा कि वह सच्चाई से दूर नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तियान लॉन्ग बिस्तर से बाहर निकला और जैसे ही उसने चलने की कोशिश की, वह गिर गया। क्या उसने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ा नहीं हो सका, इसलिए वह अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए रेंगते हुए कमरे के कोने पर लगे दर्पण के पास गया। कितना कमजोर, वह विलाप करने लगा, लेकिन चूंकि वह एक बच्चे के शरीर में था, इसलिए वह समझने में सक्षम था। उसने एक कमजोर शरीर मांगा ताकि वह शरीर पर आसानी से कब्जा कर सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बच्चे के लिए उसे उस शर्त को शामिल नहीं करना चाहिए था। उसकी ऊंचाई लगभग 90 सेंटीमीटर थी, उसकी त्वचा गोरी थी, उसकी एक जोड़ी नीलमणि जैसी आंखें थीं, जो मनमोहक लगती थीं, लेकिन उसका चेहरा काफी क्षीण लग रहा था, जो उसके शरीर के साथ अंदर धंसा हुआ था। उसके छोटे सुनहरे बाल अस्त व्यस्त थे और उनका आकार छोटा था, जो कि 3 साल के बच्चों के लिए सामान्य है। वह उस बच्चे से बहुत अलग नहीं दिखते थे जिसकी देखभाल नहीं की गई थी, एक अनाथ। हालांकि जिस परिस्थिति में वह था, उसे देखते हुए वह बिना किसी गंदगी के साफ सुथरा लग रहा था। शायद किसी ने उसकी देखभाल की थी या आधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी देखभाल की थी और पहली नजर में वह बच्चे का पिता भी लग रहा था। लेकिन अब उन्हें लगा कि यह बच्चा बिल्कुल भी उस शख्स से मिलता जुलता नहीं है। 2 या 3 साल का बच्चा, अनाथ। मुझे लगता है कि यह ठीक है क्योंकि मैं इस माहौल में पूरी तरह से घुल मिल सकता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने के लिए मुझे खेद है। मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से मार डाला है। तियान लॉन्ग को नहीं पता था कि यह बच्चा पैदा होते ही कोमा में है और 3 दिन पहले मरने वाला है। एक मासूम बच्चे को मारने के बारे में उसके मन में जटिल भावनाएं थीं, लेकिन इसने उसे अपना जीवन जीने से नहीं रोका। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा हिस्सा भी निभाऊंगा। हालांकि उन्हें यह हास्यास्पद लगा क्योंकि एक बच्चा इस दुनिया में उनका पहला शिकार बना। इक्वल्स 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 इक्वल्स। ग्रे के कमरे से निकलने के बाद वह उस कमरे की ओर चला गया जहां कैप्टन रुका था। दस्तक, अंदर आओ। कमरे के अंदर से आवाज आ रही थी। क्रीक। ग्रे ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके कदम लकड़ी के प्लाईवुड पर चरमरा रहे थे। ओह ग्रे, क्या बात है? कप्तान, अब समय आ गया है कि मैं भाड़े के सैनिकों को छोड़ दूं। कमरे में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। आह, क्या 2 साल की अवधि पहले ही समाप्त हो गई। समय निश्चित रूप से तेजी से उड़ जाता है। कैप्टन ने आह भरते हुए याद किया। हाँ, भाड़े के सैनिकों में मेरी देखभाल करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुआवजा तब दिया जाएगा जब साम्राज्य के लोग मुझे लेने आएंगे। तुम्हारा ख्याल रखना, एक ऐसे आदमी की रक्षा करना जिसका खेती का आधार मेरे से भी ऊंचा है। तुम मजाक कर रहे होगे? क्या ये बच्चा है? कैप्टन हंसा। आपने पहले ही इसका पता लगा लिया है, ग्रे ने कहा, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मैं लगभग 2 वर्षों से आपके साथ हूँ। हाँ, अगर मैं इसका भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मुझे भाड़े का सैनिक बनने से संन्यास ले लेना चाहिए। ग्रे ने आंखें झपकाईं और कहा, अच्छी बात है कि तुमने मुझे यह अभी बताया। अगर यह 1 महीने पहले होता तो मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो गया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिचटो से। क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्या ये कोई आदेश है? कैप्टन कुटिलता से मुस्कुराया। हाँ, ग्रे ने अपना सिर झुकाया, ऐसे उत्तर दिया मानो यह कोई तथ्य हो। लोरेट इंपीरियल परिवार निश्चित रूप से डरावना है, ये देखते हुए कि यह विद्रोह में भाग लेने वाले महान परिवारों को जीवित रखने और निष्पादित करने में कामयाब रहा। क्या लोरेट परिवार विद्रोहियों को कुचलने में कामयाब रहा है? हाँ, मुझे ये खबर अभी 2 दिन पहले ही मिली है। कैप्टन ने सिर हिलाया। ग्रे खड़ा था, उत्तेजना से कांप रहा था। इससे हम दोनों बच गए। ग्रे ने शांत होकर राहत की सांस ली। फिर मैं अपने क्वार्टर पर लौट आऊंगा कैप्टन। ठीक है। कैप्टन ने एक बार फिर यह सोचकर आह भरी कि वह अपने सबसे अच्छे और शक्तिशाली अधीनस्थ को कैसे खो देगा। हालांकि वह जानता था कि यह अपरिहार्य था। इक्वल्स 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 इक्वल्स। चरम। ग्रे ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। बच्चा कहाँ है? ग्रे ने तुरंत अपनी तलवार खोल दी और घबराकर तेजी से अंदर भाग गया। तियान लॉन्ग ने जल्दी से कमरे के कोने पर अपना सिर पीछे घुमाया और ग्रे को कमरे में भागते हुए देखा। रे नोलन, यही उसका नाम है। होह, ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी भी मृत्यु देवता की आंखें हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी मृत्यु पुस्तक है। इसके साथ तियान लॉन्ग ने पुष्टि की कि उसके पास अभी भी डेथ बुक है, लेकिन उसे लगा कि यह कहना सबसे अच्छा होगा कि डेथ बुक उसके भीतर है। रे नोलन ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि बच्चा सुरक्षित है, हालांकि कुछ करने की कोशिश कर रहा है। नी या ओडेल। तियान लॉन्ग ने तुरंत एक प्यारे चेहरे के साथ अभिनय करना शुरू कर दिया। ये ध्यान में रखा गया कि मैं एक चकाचौंध पर सो रही थी। इस आदमी को मेरी देखभाल करनी चाहिए थी और ये दूर कोई बात नहीं है कि एक 3 साल के अनाथ से बात करने का तरीका न पता हो। रे नोलन ने तुरंत बच्चे की ओर रुख किया और उसे ऊपर उठा लिया। अगर उन्हें पता चला कि राजकुमार बात नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं अपना सिर काट लूंगा? रे नोलन थोड़ा डर गए, लेकिन फिर स्पष्टता से पूछा, शायद नहीं। तियान लाग को कोई रोना नहीं था कि यह लड़का क्या बड़ा हो रहा था, क्योंकि वह अभी भी इसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। डेथ गॉड आइज ने एक व्यक्ति का नाम और स्मारक चित्रित किया, जिसे बाद में ठीक किया गया, एक विचित्र द्वारा चित्रित किया गया जो कि घटना थी। यार, कृपया भाषा का उपयोग करें जिसे मैं बदलता हूँ। बात तियान लाज ने ईमानदारी और अफसोस के साथ की कामना की। बच्चे, अब आपके साम्राज्य में वापसी का लगभग समय आ गया है और वहां आप आधिकारिक तौर पर दुनिया की भाषा सीखना शुरू कर सकते हैं। रे नोलन ने बच्चे को व्याख्यान दिया और पढ़ना शुरू किया, हालांकि वह जानता था कि बच्चा उन्हें समझ नहीं सकता क्योंकि उनका जीवन इस पर निर्भर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। व्याख्यान लगभग 10 मिनट तक जारी रहा, जिसमें तियान लाज का चेहरा काला चित्र से भरा गया। अध्याय 4, शाही राजधानी में वापसी। 1 घंटे बाद ब्लू टाइगर भाड़े के मुख्यालय के बाहर। ओए, आकाश की ओर देखो, एक कलाकार व्यक्तित्व चिल्लाया। कहाँ? एक राहगीर ने रोककर पूछताछ की। आकाश में रेट्रो के ऊपर एक बड़ा छायाचित्र देखा जा सकता था। यह एक ड्रैगन है, एक अन्य व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। ड्रैगन शहर को नष्ट करने जा रहा है, सब लोग भाग जाओ। वह व्यक्ति जिसने सबसे पहले चिल्लाया वह छायाचित्र देखने वाला डर के भाग गया। बेवकूफ, वह एक वायवन है। पुरातन के ऊपर से नीचे छायाचित्र को देखकर एक अन्य विद्वान ने टिप्पणी की। वायवन के वाहन का विस्तार 12 मीटर वजन का था। वह लंबे समय तक चेहरे वाला दिखता था और उसके मुंह में बहुत तेज दांत थे।
उसका पूंछ इधर उधर की चट्टान है जिससे हवा के रास्ते पैदा हुए जिससे आसपास मौजूद लोगों को जमीन से नीचे फेंक दिया गया। इसकी पृष्ठभूमि पर चमकदार लाल कवच वाला एक चिपका हुआ युग का आदमी था। उनके चेहरे पर वीरतापूर्ण जोश था और उनकी ऐसी आभा झलक रही थी जो उनके नीचे के लगभग सभी लोगों को संभालने में सक्षम थी। इसलिए किसी ने भी उस पर चिल्लाने की कहानी नहीं बताई। उन्होंने ब्लू टाइगर मर्सिनरी क्षेत्र का एक भवन का निरीक्षण और चिन्ह देखा। वह तुरंत उस इमारत की ओर बढ़ गया। इसके बाद वायवन ने उत्तरा के सामने प्लांट और ब्लू टाइगर मर्सिनरी मुख्यालय स्थापित किया। इंपीरियल गार्ड्स के कैप्टन रेनार्ड नोलन, ब्लू टाइगर भाड़े के सैनिकों के कैप्टन को बाहर आने का ऑर्डर दिया गया है। वह आदमी फिर जोर से चिल्लाया जिससे कई लोग चौंक गए क्योंकि वायवन पर राक्षस आदमी इंपीरियल गार्ड का था। इंपीरियल गार्ड का कैप्टन यहाँ क्या कर रहा है? कई लोग रिकॉर्ड से कानाफूसी करने लगे। ये सिर्फ एक मार्शल इंपीरियल गार्ड नहीं बल्कि कैप्टन था। यदि कोई कहता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही उन्हें ठीक किया जाए। ब्लू टाइगर मर्सिनरीज के दल ने उस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वे केवल बचपन का इंतजार कर सकते थे क्योंकि वे अपने कैप्टन के आने का इंतजार कर रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि कैप्टन जल्दी से बिल्डिंग से बाहर आ गए और रैपिड से इंपीरियल गार्ड के कैप्टन रेनार्ड नोलन की प्रशंसा की गई। ब्लू टाइगर भाई के सैनिकों के नोएल आपकी सेवा में। नोएल को अंदर ही अंदर खिला दिया गया। इतना ताकतवर शख्स सीधे तौर पर अपने भद्दे के ग्रुप में आ गया था। उसने मन में सोचा, वाह, हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से पूरी भूमि पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा है। उन्होंने उसे किसी के चेहरे की भी जहमत नहीं बताई। वास्तव में वे ऐसा क्यों करेंगे? नोएल ने खुद का मजाक उड़ाया। हम ग्रे है। इससे पहले कि रेनार्ड नोलन ने अपना वाक्य पूरा कर दिखाया, उन्होंने एक पुरुष व्यक्ति को अपनी पीठ पर एक बच्चे के साथ की इमारत से बाहरी अनोखा देखा। रेनार्ड नोलन ने नोएल की ओर देखा और उसकी आंखों में चमक के साथ कहा, अच्छा है, पंख निश्चित रूप से प्रचुर धन से निकलेगा। बहुत समय हो गया, रे। वे दस्तावेज उठे। मासूम और मासूम बच्ची की आवाज सुनकर रे नोलन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हाँ भाई। फिर दोनों सहजता से गले मिले और उग्र स्वर में खूब हंसे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, क्या शाही राजकुमार ठीक है? रेनार्ड नोलन की अभिव्यक्ति छोटी मोटी हो गई। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, कहते हैं। रे नोलन ने अपनी पीठ की ओर देखा। फिर उन्होंने अपने पिछले 2 वर्षों के बारे में सोचते हुए मन ही मन रोते हुए कहा, मुझे कैसे कहना चाहिए कि उस समय शाही राजकुमार कोमा में थे जब उन्हें मुझसे बाहर कर दिया गया था। रेनार्ड नोलन ने हैवी आहा भारी और सिर हिलाया। ठीक है, चलो फिर यह जगह छोड़ दो। कृपया करो, मैं इस रिश्ते से तंग आ गया हूँ। रे नोलन ने अपनी चिंता का चित्रण करते हुए जोर से हंसे। फिर उसने अपने सिर के पीछे कुबया और उन मिसफिट्स को देखा जो 2 साल में उसके साथ रहे थे। अगर आपको कोई परेशानी है तो नोलन परिवार के पास जाएं और मेरा नाम रे नोलन बताएं। रे नोलन ने विदाई लेते हुए कहा, बाद में मिलते हैं, नोएल। नोएल इस रहस्योद्घाटन से जहां खड़ा था, उसने मन में सोचा, वे सभी बड़े लोग हैं और ये दोनों नोलन नोबेल परिवार से हैं। मैंने इसे अमीर बना दिया है। जब दोनों भाई वायवन पर चढ़े तो नोएल चिल्लाया, अपने शब्दों को मत भूलो ग्रे। नहीं, रे। मैं नहीं जाऊंगा। रे नोलन मुस्कुराए। इस तथ्य के अलावा कि वह अपने स्टूडियो मेल की प्रतिकृति थी, उसका नोएल के साथ एक पूर्ण संबंध था, लेकिन ये कमरा था। वह भी अपने साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए तैयार थी। इसके बाद वायन रॉयल कैपिटल की ओर से आसमान की उफान आ गया। 6 घंटे बाद दूर एक विशाल दीवार दिखाई दे रही थी, कुल 7 मीटर से अधिक ऊंची स्थिति। आखिरकार हम इस तेज रफ्तार वाली वायवन की मदद से इंपीरियल कैपिटल पहुंच गए। रे नोलन खुशी से बोले। दोनों के पास बात करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए उन्होंने तियान लार्गे को डेट करते हुए पूरे रास्ते बातचीत की। इस बीच तियान को बड़ा समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए उन्होंने हार मान ली और वायवन पर अपनी पहली उड़ान का आनंद लिया। ये बहुत तेज था और हवा जो उसके चेहरे से छोटी सा विशाल कर बजरी, उसने उसे एक ऐसी खुशी का एहसास दिया जो उसने लंबे समय तक अनुभव नहीं किया था। संभवतः ये भी महसूस हुआ कि जीवन घातक स्थानिक यात्रा की तुलना उससे नहीं की जा सकती। जब उसे वायु प्रतिरोध का अनुभव हुआ तो उसने उसे वायवन से दूर फेंक दिया, लेकिन जो 2 लोग सामने थे उन्होंने वायु प्रतिरोध की दृष्टि से संघर्ष किया और उसकी मदद से उसे निष्क्रिय कर दिया। आह, इस दुनिया में हवा बहुत ताज़ा है। दृश्यावली बहुत सुंदर है। क्या मैं पहले से ही छुट्टी पर हूँ? तियान लागा को लगा कि इस दुनिया में आने का उनका चुनाव अब तक का सबसे अच्छा विकल्प था। सौभाग्य से उसकी किस्मत, जो आमतौर पर भयानक होती थी, ने इस बार उसे निराश नहीं किया, या कम से कम उसे ऐसा ही महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, नहीं उसे पता था कि वह भविष्य में सुरक्षित रहेगी या नहीं, लेकिन उसने उसके साथ सावधानी से व्यवहार किया। उसने सोचा कि वह दोनों के साथ सुरक्षित रहेगी। ऐसा नहीं है कि वह भी अपना भविष्य बदल सकती है या अपने नीचे इस जंगल में कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकती है, इसलिए वह बस प्रवाह के साथ बह गई और बहुत अधिक विचार करने की परवाह नहीं की। वायवन बिना किसी इंस्टॉलेशन के तेजी से दीवारों के ऊपर से गुजरा और इंपीरियल स्टूडियो की ओर चला गया। इसके बाद यह इंपीरियल स्टूडियो का मुख्य प्रवेश द्वार के नीचे उतरा। रक्षकों ने हमेशा की तरह अपने भाले की पकड़ के लिए और उसे कई तरह की पकड़ बना ली। जब वायवन उनके सामने उतरा तो उन्होंने पलकें भी नहीं झपकाईं, लेकिन उन्होंने कमोबेश आंखों में विस्मय और सम्मान का चित्रण किया। साथ ही वे असमंजस में पड़ गए कि वह डरबल पिपरा बच्चा कौन है। फिर तीरे ने बिना किसी बाधा के इंपीरियल स्टूडियो में प्रवेश किया, जैसे कि वे इस इंपीरियल स्टूडियो के स्वामी थे। तियान लॉन्ग ने इस जगह की भव्यता देखी और बिना किसी के समझाए भी उसे लगा कि वह किसी राजपरिवार के घर में है। उसे ये भी पता चला कि उसका मुंह थोड़ा खुल गया था और उसने उसे बंद कर दिया। शर्मिंदगी महसूस करते हुए उन्होंने सोचा, क्या बच्चे के युवा शरीर पर मेरी भावनाओं पर कुछ असर पड़ रहा है? अपनी दुनिया में आने के बाद इस छोटे से समय में कई नीरसता को अनुभव करने और देखने के बाद उसे लगा कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कमजोर हो रही है और जो उखाड़ा सा महसूस हुआ कि वह कोई छोटी बात नहीं थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से क्रिप्टो ट्रेडिंग। इससे उन्हें संदेह हुआ कि बच्चे का उन्नत शरीर उसकी पहली बार स्थापित शांत भावना को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह एक नई दुनिया थी और यह भी संभव था कि आधुनिक दुनिया में उसके मन में जो भी लहरें थीं, वह सब गायब हो गया। कुछ ही देर में वे सिंहासन कक्ष के सामने पहुंच गए। जैसे ही वे सम्राट के सामने आ रहे थे, दरवाजा खुला था और एक असामान्य कदकाठी वाली एक युवा महिला चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बाहर आई थी। तियान लैंग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने इस साम्राज्य को शानदार और कमजोर बियरिंग्स के साथ सामान्य से बाकी देखा। उसकी 170वीं लंबी प्रतिमा ने आंखों को मोहित कर लिया। उसकी गोरी त्वचा, शराब की 2 प्यारों की तरह बादामी शाही चट्टानें उसकी आंखों को रोशन कर रही थी।
उनके लटके हुए कमर तक लंबे आच्छादन बाल उन्हें परिसुंदर की तरह दिखते थे। उनके चेहरे पर एक देखभाल करने वाली मां की तरह कौम और शालीन का व्यवहार झलक रहा था। फिर भी उसका बिल्कुल परिष्कृत शरीर बिल्कुल सही जगह पर मौजूद था, जिससे वह बिल्कुल साधारण लग रही थी। कंपनी ने उस बच्चे को देखा जिसके बीच में श्रमिकों से हाथ मिलाया गया था। उसकी कलाकृतियां फ्लोरिडा से निकलीं। उसे प्रारंभिक रूप से खोला गया और वह धीरे धीरे बच्चे की ओर दौड़ने लगी और जल्दी से उसे अपने पूरे स्नेह के गले लगा लिया। आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, भगवान का शुक्र है, मुझसे खेद है कि मां इस बार आपके साथ नहीं रहूं। सोसाइटी कांपते हुए हैप्पीनेस के फूल बनी रही। जब तियान लाज को इस महिला के गले लगाने का एहसास हुआ तो वह अवाक रह गई। ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसे गले की चोट का एहसास हो सकता है, जिसका अनुभव उसने पिछले जन्म में कभी नहीं किया था। क्या यह महिला इस बच्चे की मां है? उसके दिमाग में एक विचार आया। इस बच्चे की मां का प्रलाप आश्चर्यचकित होकर वह फिर अपराध बोध और दुख की जटिल भावनाओं से घिर गया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वह अपने आंसुओं को उतारने से नहीं रोक सका। उसने अपनी माँ बाप से पूछा, क्या कारण है कि मेरे बच्चे का शरीर भी विकसित हो रहा है? उस युवा महिला के पीछे एक युवा को देखा जा सकता है। अभिव्यक्ति संदेश भर के लिए खुशी से भरी थी, जो वर्तमान में तियान लार्गे को गले लगा रही थी। वह 180 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ले जा रहा था। उसकी स्किन गोरी थी और उसकी ऑफिस राजसी नीलमणि जैसी थी, जो राजसी आहाला चल रही थी। उसके लटकते कमर तक लंबे काले बाल शेष की तरह हरे भरे थे। उसकी छोटी छोटी दुकानें थीं और उसके कंधे के उपकरण थे और कुछ मांसपेशियां थीं। वह काफी मर्दाना और सुंदर मूर्तियां थीं। संक्षेप में, उनका कद मध्यम था और उनका चेहरा महिलाओं के लिए उल्लेखनीय रूप से आकर्षक लगता था। आखिरकार मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ गया, वह युवा अपना वैभव चित्रित करते हुए भारी स्वर में बोलता है। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे, लेकिन नीलमणि पुतलियां नाम दिखाई दे रही हैं। दोनों भाई अपनी बातचीत में बोले, हम सम्राटों और महारानी को अपना सम्मान देते हैं। वे एक सुर में चिल्लाए, ठीक है, ठीक हो जाओ, मेरे पीछे सिंहासन तक आओ। युवक ने हिलाया और मां और बेटे के पुनर्मिलन में हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। इसके बजाय वह सिंहासन की ओर चला गया और बैठ गया। इस अध्याय का प्राथमिक अपलोड N0V3LN पर हुआ। सिंहासन कक्ष में उपस्थित सभी लोग सम्राट के प्रति सम्मान के लिए हाथ मिलाए गए। उनमें से कई ने साम्राज्य के क्षेत्र का प्रशासन करते हुए रॉयल कोर्ट में भर्ती पर काम किया। अपना सिर कार्य उठाओ, रे नोलन, आपने अराजकता के समय में मेरे पुत्रों की रक्षा करने का महान कार्य किया है। ये सम्राट आपको ड्यूक की उपाधि प्रदान करता है। आंतरिक क्षेत्र के चारों ओर एक मध्य महत्वपूर्ण पृथ्वी श्रेणी और 100 से अधिक प्रतिष्ठित है। बेले सिक्के, यह मेरा सम्मान है, महामहिम, रे नोलन ने सहजता से उत्तर दिया, लेकिन जो उन्हें मिला तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनकी सारी मेहनत सार्थक थी। विशेष रूप से मध्य स्तरीय पृथ्वी श्रेणी शहर। रेनार्ड नोलन, आपने उन्हें सुरक्षित लेवेल से वापस लाया, बहुत अच्छा काम किया। ये दिया है, महामहिम। रेनार्ड ने अपना सिर अभी भी नीचे झुकाकर अपनी श्रद्धा और आज्ञाकारिता का चित्र बनाते हुए उत्तर दिया। इस समय महारानी अपने बच्चे को गोद में लेकर सिंहासन कक्ष में चली गईं। महारानी को देखते ही सम्राट ने अपना सिर हिलाया और अपने बड़े लेकिन क्षीण बच्चे पर एक नजर डाली। उन्होंने अपनी मां से पूछा, रे नोलन, उन यादों के बारे में जो तब घटी थी जब तुम मेरे बेटों की रक्षा कर रहे थे। जो हुकुम मेरे आका। रे नोलन ने सिर हिलाया और बिना कुछ छुपे अपने गुप्त मिशन के दौरान हुई घटनाओं के बारे में बताया। लगभग 20 मिनट के अज्ञेय के बाद, और बस इतना ही, महामहिम, रे नोलन ने अपनी रिपोर्ट समाप्त की। तो आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा अभी 3 दिन पहले ही उठा है? संशय और शीतलता से सबसे महत्वपूर्ण सम्राट के प्रश्न को सुनकर रे नोलन के चेहरे पर पत्थर की चट्टानें छलकने लगी। अध्याय 5, बोझ। ये मैं अपने नेक नाम की स्तुति खाता हूं कि मैंने जो कहा वह सच है, महामहिम, रे नोलन ने स्वर में की घोषणा की। थ्रोन हॉल में कुछ पलों के लिए सतीखा छा, जिसके अंदर मौजूद लोगों को गरीबी और उदासीनता महसूस होने लगी। सम्राट ने अचानक एक लय में सिंहासन के आर्मरेस्ट को थपथपाया, जिससे सुनने वालों को और भी रहस्य और प्रत्याशा में डूबना पड़ा। यह मामला मेरे बेटे की साझेदारी से संबंधित है। अगर मैं जांच कराऊंगा तो आपने मुझे दोष नहीं दिया, है ना? बादशाह ने स्टॉफ रिबन में पूछे गए सवाल। रियल वह वक्त था जहां यह अध्याय प्रारंभ में N0V3LN प्रकट हुआ था। मैं जांच नहीं करूंगा। आपका बेटा जिस स्वास्थ्य और वातावरण में रहता था उसकी जांच केवल आपका अधिकार है, महामहिम, रे नोलन ने चतुराई से कहा और उन पर संदेह व्यक्त किया, बिल्कुल भी नहीं। रॉयल प्रिंस वास्तव में हर समय कोमा में थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही जाग गए और उन्होंने उन्हें 3 साल बाद उठाने के लिए साइन भेजा। अगर वह बच्चे का पिता है तो उसे लगता है कि शायद उसे भी अपनी बात पर यकीन नहीं है। अच्छा, सुरक्षा गार्ड कर दिया गया। रे नोलन ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें इस कम आक्रामक दबाव से मुक्त कर दिया गया। सम्राट ने एक पल के लिए पहले आदेश दिया, आज रात एक भोज की व्यवस्था करो, हम मेरे बेटे लोरेट साम्राज्य के क्राउन प्रिंस की वापसी का जश्न मना रहे हैं। हाँ, महामहिम, लोग एक स्वर में चिल्लाए। सम्राट और महारानी सिंहासन हॉल से बाहर और सम्राट क्वार्टर के एक कमरे में चले गए, जो कोई और नहीं बल्कि उनका कमरा था। वे दोनों कमरे में अकेले थे। मुझे कोई लालच नहीं है कि जांच की जाए या नहीं, क्योंकि यह हमारे लिए दुखद है कि किसी भी अजीब या बुरे चरित्र ने हमारे बेटे को प्रभावित नहीं किया, महारानी ने अपने बच्चे को देखते हुए कहा, जो कोई और तियान लंग से नहीं था। जब तक उनका बेटा ठीक और स्वस्थ था तब तक वह ठीक थी। हालांकि जिस तरह से वह वर्तमान में उसे देख रही थी उसका दिल व्यथित हो गया। हाँ, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो अनुत्तरित रह गए हैं, जैसे कि हमारा बेटा, जो 3 दिन पहले घातक खतरे में था, कितना स्वस्थ हो गया? क्या ये कोई चमत्कार है, या किसी अज्ञात विशेषज्ञ ने हमारे बेटे को कैसे बचाया? निर्णय अज्ञात आस्थावान से। अगर यह महान कब्रिस्तान वाला एक अज्ञात विशेषज्ञ था तो मैं निश्चित रूप से मृत्यु में भी उसका सपना देखता हूँ। दूसरी ओर, आपने हमारे बेटे को एक अज्ञात स्थान पर भेजा था जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं है, और आप मुझे इसके बारे में भी मत बताओ। साम्राज्य ने ठंडापन से परेशान किया। क्लेयर, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। ये हमारे बेटे की पूर्ण सुरक्षा के लिए है। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने उसे कहाँ भेजा है, तब तक नहीं जब तक कि वह संदेशवाहक कबूतर रे नोलन से नहीं आया। लोगन ने सच बताया। क्या? क्लेयर को झटका लगा और उसने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव के साथ लोगान की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतने समय तक आप कह रहे थे कि आप जानते हैं कि आपने हमारे बेटे को कहाँ भेजा है और वह सुरक्षित है। अचानक उसे ऐसा लगा मानो वह सब कुछ समझ गई हो। तुमने ये सब सिर्फ मुझे आश्वस्त करने के लिए किया। क्लेयर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे।
हाँ मेरी जान। लोगन ने उसके चेहरे को धीरे से थपथपाया और थोड़ा सहलाया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उनके होंठ जुड़ गए, धीरे धीरे एक भावुक चुंबन में संलग्न हो गए। आधा मिनट मौन में बीत गया, फिर भी तियान लॉन्ग के लिए यह एक परीक्षण के अलावा और कुछ नहीं था। गर से नहीं, तियान लॉन्ग अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह अभी तक कुंवारा था और एक जोड़े को इतने करीब से इस तरह के जुनून में लिप्त देखकर उसे काफी सदमा लगा। वे दोनों अपने बेटे की ओर देखकर चौंक गए और जोर से हंसने लगे। उनके मन में राहत की लहर दौड़ गई। जब तक वे संतुष्ट नहीं हो गए तब तक हंसने के बाद उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। मुझे क्षमा करें, क्लेयर नर्म और शर्मिंदा स्वर में फुसफुसाया। ये ठीक है, मुझे पता है कि इस अवधि के दौरान तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। लोगन ने उसके सुनहरे बालों को सहलाते हुए उसे सांत्वना दी। लेकिन मैं मूर्ख था, हृदयहीन था, पूरे समय मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा था, तुमने दूसरी महिलाओं की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन मैंने तुम पर ध्यान देना बंद कर दिया। जैसे ही आंसू उसके विलासितापूर्ण वस्त्रों पर गिरे, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। यह मेरी गलती है, कोई भी मां नाराज होगी अगर उसका बच्चा उससे छीन लिया जाए। लोगन ने जल्दी से उसे शांत किया। क्लेयर को दोषी महसूस हुआ क्योंकि उसने अपने और अपने बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए लोगन को दोषी ठहराया और लगभग 3 वर्षों तक उसकी उपेक्षा की। कुछ मिनटों की गर्मजोशी के बाद फिर दोनों अजीब तरह से एक दूसरे से दूर हो गए। ये वे थे जो अपने शरीर के निचले हिस्से की प्रतिक्रिया और अपने बेटे की नजर पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। हाँ, लोगान अजीब तरह से हंसा। क्लेयर का चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह शर्मिंदगी से मुस्कुरा रही थी, उसे मंत्रमुग्ध कर रही थी जैसे कि उसने मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान पहनी हो। लोगन उसका खूबसूरत, शर्माया हुआ चेहरा देखकर मदहोश हो गया। वह पहले ही उस पर झपट पड़ा होता अगर वह बच्चा उत्सुकता से उन्हें नहीं देखता। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें गौर से घूर रहा था। मुझे दुख है, लेकिन मैं तुम लोगों को अपने सामने कुछ नहीं करने दूंगी। क्या तुम लोग इसे कहीं और कर सकते हो? तियान लॉन्ग ने ऐसा चाहा क्योंकि उसमें कोई अजीब आकर्षण नहीं था। खांसी खांसी, हमारे बच्चे को शाही तौर तरीकों से शिक्षित किया जाना चाहिए। मैं अभी इसकी व्यवस्था करूंगा। लोगान को खांसी हुई और उसने दूसरा तरीका अपनाया। नहीं, मैं ही हमारे बच्चे को पढ़ाऊंगा, क्लेयर जल्दी से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्लेयर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। मैं उत्तर के लिए ना नहीं मानूंगी। 3 साल, मैं 3 साल तक अपने बच्चे के साथ नहीं थी। हम बंधन अवधि से चूक गए। मुझे यकीन नहीं है कि बच्चा पूरे दिल से हमें स्वीकार भी करेगा या नहीं उसके माता पिता। इसलिए जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता मैं उसके साथ रहूंगा। लोगन अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी साजिशों में फंस गया है। उनकी अभिव्यक्ति देखने में काफी गहरी थी। उसने खुद को अपनी योजना में दबा लिया और समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। क्लेयर और लोगन ने तियान लॉन्ग को शाही पोशाक पहनाई। उन्हें नौकरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यह पहली बार था जब वे अपने बेटे तियान लॉन्ग को कपड़े पहना रहे थे। जब क्लेयर ने अपनी पैंट उतारी तो तियान लॉन्ग को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी एक बच्चा था। इससे उसे गंदे विचार रखने पर और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर वह खुद को याद दिलाता रहा कि वह उसकी मां है, जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया है। जब लोगन ने उसे थोड़ा विरोध करते देखा तो वह हंसा। जाहिर तौर पर उसे किसी और बात की गलतफहमी थी। हालांकि उन्हें थोड़ा संदेह भी हुआ कि एक बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता उसे पहली बार में शर्म क्यों महसूस होगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। तियान लॉन्ग के मन में एक मां जैसी देखभाल को लेकर जटिल भावनाएं थीं, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। किसी तरह उसे गर्माहट और आरामदायक महसूस हुआ और उसे गुप्त रूप से यह पसंद भी आया। किसी भी मामले में ऐसे शरीर के साथ जिसमें बहुत अधिक पोषण नहीं था, उसे लगा कि वह इस बिंदु पर उन्हें दूर धकेलने जैसा कुछ नहीं कर सकता है। न ही उसने कोई बेवकूफी की जिससे उन्हें यह एहसास हो कि वह उनका बेटा नहीं बल्कि कोई और है। फिर उन्होंने उसे उठाया और बैंक्वेट हॉल में चले गए। आपके अधीनस्थ महामहिम का स्वागत करते हैं। जब लोगों ने सम्राट को बैंक्वेट हॉल में आगे बढ़ते देखा तो वे उठ खड़े हुए, झुके और एक स्वर में चिल्लाए, आराम से मेरी प्रजा। लोगन ने दृढ़ स्वर में स्वीकार किया। फिर सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए। ये भोज मेरे बेटे की वापसी और हमारे समृद्ध साम्राज्य की निरंतरता का जश्न मनाने के लिए है। लोरेट साम्राज्य की जय। लोगन ने अपना पे उठाया और भोज की शुरुआत का जश्न मनाते हुए खुद ही पी लिया। लोरेट साम्राज्य की जय। प्रजा ने भी अपना प्याला पिया। सभी ने उत्साहपूर्वक भोज का आनंद लिया। स्पिरिट पे और पका हुआ मांस स्वादिष्ट था और महल की नौकरानियां जो शास्त्रीय पोशाक पहने हुए थीं, जब वे नृत्य कर रही थीं तो देखने लायक थीं। कुछ देर बाद भोज खत्म होने वाला था। महाराज, क्या यह इसके लिए सबसे अच्छा समय नहीं है? रॉयल सलाहकार हेनरिक्सन ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि यह है। लोगन ने सही तौर पर बुदबुदाया और घोषणा की, हर कोई, यह इस भोज के मुख्य कार्यक्रम का समय है। हंसी मजाक शांत होते ही भोज में शामिल लोग चुप हो गए। लोगान ने क्लेयर की ओर देखा, जो उसके पास बैठा था। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। मैं, लोरेट साम्राज्य के सम्राट लोगान लोरेट, ने घोषणा की है कि मेरे बनने वाले पहले राजकुमार, मेरे बेटे का नाम डेविस लोरेट होगा। साम्राज्य की जय। डेविस लोरेट जीवित रहें। एक अधिकारी दिखावटी चिल्लाया। सभी ने तियान लैंग की ओर देखा और जोर जोर से उसका नाम जपना शुरू कर दिया, जिससे भोज उत्साह की कमजोरी खत्म हो गई। आज उनका तीसरा जन्मदिन भी था। उस क्षण से, भाषा समझे बिना भी, तियान लॉन्ग को पता चला कि उसे एक नया नाम डेविस लोरेट दिया गया है। अध्याय 6 स्वीकृति। अगले दिन का उजाला बढ़ गया, जिससे लोरेट साम्राज्य की शाही राजधानी रोशन हो गई। तियान लांग कल बहुत थका हुआ था, इसलिए वह उस कमरे में सो गया जो उसे छोड़ दिया गया था, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सो गया है, वह कुछ घंटों तक उसके साथ रही। उसके शरीर को पकाया गया, इससे पहले कि उसने अंततः उसे छोड़ दिया। जगने के बाद तियान के अध्ययन से पता चला कि वह कह रही थी और इसके बारे में खुश हो रही थी क्योंकि उसने कल से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया था। किसी भी मामले में उनके वस्त्र उन्हें और सिंहासन हॉल में सिंहासन को सुशोभित करते थे। उन्हें सीखने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उन्हें राजा और शायद रानी या बड़े समकक्ष सम्राट और महारानी बनना चाहिए। दरवाजा अचानक खुला और उसने रॉयल नौकरानी के कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र की महिला को कमरे में प्रवेश करते देखा। वह एक पल के लिए क्रूज मुद्रा में झोंकी और उसके पास चला गया। क्षमा करें महाराज, मनो ने चेतावनी देते हुए कहा। उसने देर से उसे हाथ से पकड़कर नहलाया, उसके कपड़े उतारे और उसे साफ किया। तियान लांग पूरे समय अकड़ रहा था। उन्होंने काफी समय तक एक महिला नौकरानी की ओर देखा भी नहीं क्योंकि उनकी हालत पतली थी और उनके फोन के माध्यम से दिखाई दे रहे थे। उसने उसका चेहरा देखा और पाया कि वह आपके घर में था। ऐसा मैन मालिक होता है।
तियान लॉन्ग ने जिस तरह से इस जगह की अन्य महिलाओं के समान कपड़े पहने थे, उसे देखकर कल्पना की गई थी। इस बात पर जोर दिया गया कि यह कुछ हद तक अलग था, शायद भव्य। साफा सफाई और कपड़े की परिभाषा के बाद उसे काफी तरोताजा महसूस हुआ, सामान्य स्नान का अनुभव कहीं ज्यादा। संक्षेप में, उसकी इंद्रियां कुछ हद तक सामान्य हो गईं और उसके मस्तिष्क से भरी भावनाएं पूरी तरह से निकल गईं। क्या बात है, किसी स्फूर्तिदायक चीज से भरी हुई। मुझे याद है, इसमें अजीब सी गंध आ रही थी, तियान लैंग ने कल्पना की थी। एडहेल्डेज की रॉयल नौकरानी ने अपने हाथ की पकड़ और अध्ययन कक्ष की ओर चल दी। अध्ययन में क्लेयर स्टेक हो गया और उत्सुकता से अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगा। कुछ मामलों के कारण वह अपने बेटे को अकेले नहलाने में ला रही थी, इसलिए यहाँ आने से पहले उसने नहाना और तरोताजा हो गया। चरम, दरवाजा खुला और नौकरानी ने तियान लांग को दिया। अंदर से उसने उस शख्स को देखा जिसे उसने अपनी माँ के रूप में बतलाया। जब उसने उसे देखा तो उसने समानताएं और अपनी बहनें फैलाईं। डेविस लोरेट, माँ के पास आओ। तियान लॉन्ग ने अपने इसी तरह के प्यारे अभिनय को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये व्यक्ति रानी या महारानी माना जाता है ना? उन्होंने तुरंत अपनी छुपी हुई ली और अपने 3 साल के बच्चे के रूप में अपने पास रख ली। उसने अपने मित्र का उत्तर नहीं दिया, उत्सुकता से उसे देखा। क्लेयर ने फिर दूसरे फॉर्मुलेशन से अपनी बात दोहराई। फिर तियान लाज ध्यान से और धीरे 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 ऐसे पास आए जैसे किसी बच्चे ने पहली बार चढ़ाई हो। वह अभिनय नहीं कर रही थी, लेकिन उसके शरीर को हिलाना वास्तव में कठिन था, जो जन्म से नहीं आया था। वह ये नहीं जानता था, लेकिन उसने इसे अपनी आत्मा के साथ इस बच्चे के शरीर के साथ मिलकर मान लिया। गले के साथ क्लेयर फ्लेक्सिबल गैजेट्स तैयार करने के लिए तियान लॉन्ग उसके पास गया और फिर से उसे गर्म एहसास से घेर लिया गया। उसने उसे एक गले लगाया और चाहा कि वह फिर कभी उसकी नजरों से ओझल न हो। चरम, दरवाजा बंद कर दिया गया और रॉयल नौकरानी स्टडी रूम से बाहर कर दिया गया। 1 मिनट बाद चला, फिर भी वे वैसी ही लय में चल रहे हैं। तियान लैंग को कुछ अलग एहसास हुआ, फिर भी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। उनके रोने की इच्छा में एक मजबूत निष्कर्ष निकाला गया, जिससे उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया कि इस बच्चे का उन्नत शरीर उस पर किसी तरह का प्रभाव डाल रहा है, उसकी भावनाएं। शायद मैं इस बच्चे की आत्मा से जुड़ गया हूं। नहीं, तियान लॉन्ग ने एक भयानक विचार के रूप में गटक लिया। डेविस, अब से विवाहित मां की देखभाल की व्यवस्था और लगभग हर चीज में अंतिम विदाई थोक दर्शन सामग्री से शुरू करें, है ना? क्लेयर ने अपने मेटल को लिटिल प्लास्टर और एक देवदूत की तरह की मुस्कान दी। तियान लाज ने पलकें झपकाई क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका दुनिया का सबसे प्यारा खिलौना था, इतना जादुई लेकिन शांत। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कुर्सी पर बिठाया। फिर मानो दुनिया की परवाह किए बिना वह उसे दुनिया की भाषा सिखा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब 1 सप्ताह की लड़ाई का भुगतान किया गया था और तियान लॉन्ग पहले से ही दौड़ने और खेलने में सक्षम था। इस स्थान पर बहुत सारे व्यंजन थे और उसे जो भी खिलाया गया था उसने सब खा लिया और प्रत्येक काटने वाले के साथ उसे तरोताजा महसूस हुआ। अकेले भोजन की गुणवत्ता ही उसे एक श्रेणी के बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक स्वस्थ बच्चे की तरह के लिए उपयोग बनाती थी। यहाँ तक कि उसे थोड़ा सा मांस भी खिलाया गया, जिसने उसे पृथ्वी पर लगभग सभी प्रकार के व्यंजनों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट लगा दिया। इसके अलावा इस दुनिया की भाषा में उनकी निरंतर प्रगति रही। वह अब साधारण बातचीत भी समझ सकता था। रॉयल नौकरियां उसे एक दिन में 3 बार भोजन बनाती थीं और अध्ययन कक्ष में एक नजर डाली गई थी। दरअसल उन्होंने ही अपनी मां से ऐसा करने का वादा किया था। इस संसार में ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है जो उसके पास हो सकता है। किसी भी स्थिति में उसके वर्तमान उन्नत शरीर के साथ इस शाही महल में उसने जो अन्य लोगों को देखा था, उनकी तरह की मजबूत अर्थव्यवस्था असंभव हो गई थी, इसलिए ज्ञान को प्रमाणित करना उनकी प्राथमिकता बन गया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्थानांतरण और कब्जे शब्द से कमरे में बंद था, उसने अपना समय बर्बाद करने को तैयार नहीं किया था। तियान लांग को एहसास हुआ कि वह सामान्य रूप से तेजी से ज्ञान को अवशोषित कर रही थी। उसे पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से याद रखने में सक्षम था, लेकिन उसने इसे तैयार कर लिया क्योंकि उसकी आत्मा शक्तिशाली है। इस बार उनका यह अनुमान मुझे पता ही नहीं चला। क्वांटम पत्थर ने उसकी आत्मा को मजबूत बनाया। वास्तव में ये प्राथमिक प्रभाव था, लेकिन पृथ्वी के लोगों को आत्मा वैज्ञानिकता प्राप्त करने का साधन नहीं मिला। तियान लागे को अपनी ये नई माँ काफी पसंद आने लगी। वह अपनी बहुत ही काव्यात्मक रचना थी और जब भी वह अपना काम पूरा करती थी तो वह उसके साथ खेलती थी। उसके साथ खेलना अच्छा लग रहा था और शायद यह उसके छोटे शरीर का कारण था, लेकिन जब वह उसके साथ हुआ तो उसे एक बच्चा हुआ जैसा महसूस हुआ। उन्हें यह भी पता था कि उनकी भावनाओं में काफी बदलाव आ चुके हैं और उनके विचार भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण वह विशेष रूप से अपनी आत्मा में कुछ भी गलत वास्तविकता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपनी आत्मा में अवशेष काली किताब के अलावा किसी भी असामान्यता को पुनः प्राप्त करने में लगी हुई थी। डेविस, इस कार्य को पूरा करो और फिर हम वह खेल सकते हैं जो मैंने तैयार किया है। हाँ माँ, डेविस ने एक बच्चे की तरह का व्यवहार करना जारी रखा, शेयरधारक उत्तर दिया। वह न केवल समय समय पर अपने साथ खेलती थी, बल्कि उसे अद्भुत मदर प्रेम भी प्रदान करती थी। वह ये नहीं जानती कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वह ये बता सकती है कि वह वर्तमान में अपना सब कुछ दे रही थी। अपनी विश्वसनीयता का परिवर्तन लेने के लिए और एक व्यक्तिगत व्यक्ति बनने के लिए इन नौकरियों में कोई कोटा नहीं है। ये हमारी टीम से अधिक सहजता से चल रहा है। मेरा बेटा जो कुछ भी मैंने सिखाया है वह तुरंत सीख सकता है। वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्लेयर गर्व से वह मुस्कुरा उठी क्योंकि उसे लगा कि तियान लॉन्ग की प्रतिभा लगभग अंतरिक्ष में अक्षम थी। एक और सप्ताह का भुगतान किया गया था। विश्वास ये था कि तियान लॉन्ग को ये धीरे धीरे महसूस हुआ। उसे किसी तरह अपनी मां से प्यार होने लगा था। अब वह धारा प्रवाह बात करने, पढ़ने और पढ़ने में सक्षम नहीं था। उनकी कड़ी मेहनत से भाषा के बारे में उनका ज्ञान उत्तरोत्तर तीव्र गति से बढ़ता गया, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं मृत डेविस मां के साथ इतनी समरूपता होने के कारण भावनाएं भड़क उठी। कभी कभी उसे ये भी महसूस होता था कि उसकी अंतरात्मा फुसफुसा रही थी, तुमने उसके बेटे को मार डाला, तुम उसके साथ मिलकर क्यों हंस रहे हो? क्या यह मजेदार है? जिस बच्चे को मार डाला उसकी मां के साथ खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि वह कुंवारी मां है? नहीं, तुम बस उसके बेटे के शरीर पर बकवास करो। इसे रोको, डेविस। क्लेयर के चेहरे पर चिंता का भाव था। तियान लॉन्ग ने उसे आउट किया और याद किया कि क्या हुआ था। उसकी मां ने मजाक में कहा था कि अगर वह वहां मरती तो उसे ऐसा लगता। क्या आप ठीक हैं? क्लेयर ने उत्सुकतापूर्वक प्रश्न पूछे। तियान लार्गे ने नजरें चुराईं और उत्तर दिया, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लेयर ने एक बार अपनी आंखें झपकाईं क्योंकि उसे लगा कि उसके बेटे में कुछ अलग हो गया है। 1 सप्ताह और चला गया।
तियान लॉन्ग ने धीरे धीरे क्लेयर से दूरी बनाना शुरू कर दी। वह कभी कभी अपना काम पूरा करने के बाद नहीं खेलती थी। उन्होंने केवल अपना काम और भाषा के बारे में अपना ज्ञान अध्ययन पूरा किया। क्लेयर को इस बात की चिंता बढ़ गई है कि उनका बेटा अब नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन क्या गलत है? उसने खुद को घर से दूर क्यों करना शुरू कर दिया? क्या मुझसे कुछ गलत हुआ? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसकी मौत का मजाक उड़ाया था। ऐसा क्या हो सकता है? क्लेयर ने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है। बाद में उसे लगा कि कुछ समय बाद वह अंततः अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी। चौथा सप्ताह। बहुत सी सारी घटनाएं यादगार बनी, फिर भी तियान लाज भूल गई कि चेहरे पर सामान्य व्यवहार के साथ अपनी मां का सामना कैसे करना है। जब उसने क्लेयर को गंभीर रूप से देखा तो वह तर्कहीन हो गया और यहां तक कि खुद को दोष दे दिया। एक और उसे महसूस हुआ कि उसने अपने बच्चे के साथ गलती की, क्योंकि वह इस दयालु थी, दिल को पकड़ने वाली मां के पास नहीं थी, और दूसरी ओर उसे लगा कि उसे अपनी मां को खुश करना चाहिए। इन एकता विरोधी भावनाओं ने उसके दिल को अंदर से तोड़ दिया था। इससे वह असमंजस में भी पड़ गए कि भविष्य में उनका सामना कैसे किया जाए। ये सभी उसके लिए नई भावनाएं थी क्योंकि अतीत में उसका कोई पिता या मां नहीं था, क्योंकि वह एक अनाथ था। पढ़ाई में डेविस, तियान लंग के सिराहने में लालसा से भरी आवाज गूंज उठी। मां, तियान लॉन्ग ने दूसरी बार क्लेयर की ओर से एक सेकंड के लिए पहली बार देखा। उसके शुद्ध और निर्मल होने के कारण नीली आंखों के दर्शन से ही उसे भारीपन का अनुभव हुआ। यहां तक कि वह इस जगह के दृश्यों के बारे में भी सोचता था, लेकिन हर बार जब भी वह जल्द ही मिडिल के बाहर से कक्ष का अध्ययन करता था, तो उसे हर दिशा और इंपीरियल गार्ड्स की भारी सुरक्षा पर शुरुआत दिखाई देती थी। मुझे देखो, डेविस, क्लेयर ने विनती के साथ अपना विशेष व्यवहार व्यक्त किया। तियान लॉन्ग ने धीरे से पीछे मुड़कर अपनी ओर देखा। क्या मां ने कुछ किया? तुम अब मां से बात क्यों नहीं कर रही हो? क्लेयर ने अपने मूंछ काटे और अपने तीसरे नाम हो गए। तियान लंग चुप रहे। क्या जगह अच्छी नहीं है? क्या मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया? ऐसा क्या हुआ क्योंकि मैंने हत्या के बारे में मजाक किया था? उसकी आवाज सुनी गई। तियान लाज को अचानक अशांति महसूस हुई। मेरी मां की बात सुनकर उनके हृदय में पीड़ा का अनुभव हुआ। क्लेयर को अभी भी नहीं पता था कि उसका बेटा क्यों बच रहा था। इससे उसे उसके लापता समय से कहीं अधिक पीड़ा हो रही थी। उसे सामने से देखने पर फिर भी ऐसा व्यवहार करना जैसे उसका अनुभव ही न हो, जिससे वह चिंता और व्यथित महसूस करने लगी। तियान लैंग क्राइम बोध से पीड़ित बच्चे की तरह चुप हो रहा है। उसे अपराध बोध कैसे महसूस नहीं हुआ? हालांकि यह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रधान हो, फिर भी उसने अपने पुत्रों को मार डाला, और यह कुछ ऐसा था जिसके लिए उसने कोई बहिष्कार नहीं किया या इसे उजागर भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह अपने हिस्से की जिंदगी भी जी लेंगे, लेकिन उन्हें इस स्थिति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे को देखते हुए क्लेयर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी नींद के बाद मैंने सोचा था कि मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। सुरक्षित वापसी के अलावा मेरी इस दुनिया में कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बिना हर दिन मेरे यातना के लिए जैसा था। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा के लिए भटक गया हूं, लेकिन तुम वापस आ गए। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आया, मेरे साथ पढ़ाई की, मेरे साथ खेला, और ऐसा क्यों? क्लेयर ने सिसकते हुए कहा, आप अब मां से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस अध्याय की प्रारंभिक सूची N0V3LN साइट पर हुई। ये सुनने के बाद तियान लॉग अपराध बोध से सहमत हो गया, जिससे उसकी पुतलियां कांपने लगीं। क्लेयर ने अचानक अपने बेटे के गले पर जोर डाला। तियान लाज ने खुद को दूर करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी अल्प शक्ति उसे हिलने डुलने के योग्य भी नहीं बताती थी। डेविस, मत जाओ, कृपया मां से बात करो। मुझे मेरा डेविस वापस चाहिए। कृपया मेरा डेविस दो। क्लेयर रोया जब उसकी गालों से आंखें बाहर निकली, जबकि उसकी बाहें उसकी सारी भावनाओं के साथ उसके गले लग रही थी। मैं इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसा ही था मनो तियान लॉन्ग को इन सभी संवेदनाओं से एक गंभीर अभिनय का अनुभव हुआ। मां, उसने अपने दिल का दर्द महसूस किया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। लानत है, मैं अब इससे नहीं भागूंगा। उसने तुरंत अपने गैजेट्स को गले और गले से लगाते हुए कहा, आपका डेविस यहाँ है, मां। आपका डेविस कहीं नहीं गया। मैं अभी भी यहीं हूं। उस पल में तियान लॉन्ग ने अपनी पूरी नई पहचान डेविस लोरेट को पूरे दिल से स्वीकार कर ली। अचानक दीप्यमान लाइट शाइनी और डेविस के ग्लोबेला के चारों ओर घूमने लगी, जबकि उसकी आत्मा ने खुद को एक बड़ा आकार देना शुरू कर दिया। क्लेयर ने इसे तब देखा जब उसका अंतिम आश्चर्य से चौड़ा हो गया। जब उसने अपना चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डेविस, आपने नेसेंट सोल स्टेज हासिल कर लिया। वह अचंभित होकर बुदबुदाया। अध्याय 7, एक आश्चर्य। कुछ मिनट बाद मासूमियत के बाद डेविस ने अपनी पूरी कोशिशें की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से आंतरिक रूप से बदलाव महसूस कर सकती थी। ऐसा था मानो उसकी आत्मा बढ़ती गई और अचानक एक आकार प्राप्त कर लिया गया। वह ये भी बता सकती है कि वह अपनी पिछली यादों को इतनी स्पष्टता से याद कर सकती है जैसे वह वर्तमान में अनुभव कर रही हो। इससे वह काफी स्थिर रह गया। क्लेयर ने डेविस के आंसुओं की मूर्ति और गौरव की मुस्कान बनाई। तुमने मां को गौरवान्वित किया है, डेविस। इंतजार, मैं रोया। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसकी आत्मा वास्तव में क्या हो रही है, लेकिन डेविस ने निर्णय लिया कि उसे इसके लिए मजबूर किया जाना चाहिए। मां, अभी मुझे क्या हुआ? डेविस, आप अभी नवजात आत्मा चरण में आगे बढ़े हैं। क्लेयर खुशी से चिल्लाया। उनके स्वर में भारी मात्रा में अविश्वास था, लेकिन साथ ही वह बेहद आश्वस्त लग रही थी। नवजात आत्मा अवस्था, वह क्या है? डेविस ने इसके बारे में कुछ कहा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के दौरान इसके बारे में सुना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फैसला सुनाया। क्लेयर ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, इसके लिए आपको अंगूर की खेती के बारे में जानना होगा। मैं इसे धीरे धीरे समझाता हूँ। डेविस इसके बारे में जानकर उत्सुक हो गया। उन्होंने वयवन जैसे कि मछली और अन्य मछली पकड़ने के सामान और यहाँ तक कि इंपीरियल स्टूडियो के बाहरी हिस्से वाले लोगों को भी देखा था। ये झूठ होगा अगर वह कहे कि उसे इसमें कोई नहीं मिला है। कृषि प्रणालियां 3 प्रकार की होती हैं। क्लेयर ने शुरुआत की, पहला सारा कलेक्शन करने की खेती, दूसरा बॉडी टेम्परिंग खेती, और तीसरा सोल फोजिंग खेती। क्लेयर स्मालिया और अपने फ्रंटियर ने कहा, अभी आपने जो हासिल किया है वह सोल फोजिंग कल्टीवेशन का पहला चरण है, नेसेंट सोल स्टेज। आपने जो किया है वह काफी दिलचस्प उपलब्धि है, डेविस। आमतौर पर केवल वे लोग जो तीसरा चरण है अब तक थे, सार संग्रह साधना प्रणाली, परिक्रमा कोर स्टेज, आत्मा फोजिंग साधना में आगे बढ़ने में सक्षमता होगी, क्योंकि मनुष्य की अपनी आत्मा कमजोर होती है। आप इसे तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। डेविस को अपनी बातों के साथ इस उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने में कठिनता महसूस हुई, लेकिन अपनी वास्तविक उम्र या शायद आत्मा की उम्र पर विचार करते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह उनके लिए पत्थर में स्थापित किया जाना चाहिए।
लेकिन भला ही वह 100 साल पुराना नश्वर व्यक्ति हो, फिर भी वह नश्वर व्यक्ति अपनी आत्मा को महसूस नहीं कर पाता। डेविस को यह तथ्य लगा था, लेकिन उनका यह विचार विफल रहा। वास्तव में डेविस केवल 2 सैद्धांतिक कारणों से नाइट सोल स्टेज तक पहुंच में सक्षम था। ट्रांसमाइग्रेशन स्टोन के मजबूत प्रभाव के कारण उसकी शक्तिशाली आत्मा, और तथ्य यह है कि वह अपने हृदय दानव पर विजय प्राप्त करने में सफल रही थी, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। डेविस को यह इशारा करते हुए थोड़ा समय लगा कि उसने क्या कहा। डेविस, क्लेयर ने गंभीर व्यवहार करते हुए अपने बेटे को बुलाया। माँ, वह अपनी अचेतन अवस्था से बाहर आ गई। क्या पिछले जन्म की यादें जाग उठी थीं? बूम, डेविस ने उस बिल्ली की तरह लग रही थी, जो पूंछ पर रखी गई थी। उसने तुरंत एक कदम पीछे खींच लिया, क्योंकि यह उसके लिए पूरी तरह से शांत था, या उसे यह कहना चाहिए कि उसे यह नया ज्ञान ग्रहण करने में समय लग रहा है और उसकी चिंता विफल हो रही है। क्लेयर ने तुरंत उसे फिर गले से लगा लिया, जाने उसे नहीं दिया। ये ठीक है, डेविस, पीटर कुछ भी नहीं देखता, तुम अभी भी मेरे बेटे हो। इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने झट से उसे सूर्योदय दी। माँ, मुझे क्षमा करें, डेविस चिल्लाया और उसके गालों पर आंसू गिर पड़े। वह केवल उसे गलत समझ की स्थिति बता सकता है। बिजनेस को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस पर पहले से ही संदेह था और वह फॉल्ट कर गई थी। ये देखकर कि डेविस रोइंग था, क्लेयर स्मालाई ने चित्रण किया कि यह अभी भी उसका बेटा था और प्राचीन काल का बूढ़ा कोई राक्षस नहीं था। उसकी भावनाएं इतनी शुद्ध थी, उसे लगा कि इसे नकली नहीं बनाया जा सकता, कम से कम आसानी से नकली नहीं बनाया जा सकता। कुछ देर तक वे वैसी ही सारणीबद्ध रहे। शायद दोनों ही बेचैन महसूस कर रहे थे। माँ बेटे के कुछ चक्रों के बाद डेविस ने पूरे दिल से अपने बेटे का निर्णय लिया, शरीर और आत्मा दोनों से, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा को धोखा देना उसके लिए अच्छा नहीं था। कम से कम उसे लगा कि वह डेविस के लिए इतना तो कर ही सकता है। डेविस, आइए हम आपके पिता को यहाँ बुलाएं और उन्हें अपनी बात समझाएं, ठीक है? क्लेयर ने खुद को डेविस की स्थिति में शामिल किया। इस अध्याय के उपलब्ध होने का प्रारंभिक उदाहरण N012BJN पर हुआ। लेकिन अगर वह इस बात को आखिरी सांस तक छुपाना चाहता था, तो वह उसकी निजता का सम्मान करना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। माँ, सब ठीक है, पापा नाराज तो नहीं होंगे? डेविस को अपनी उम्मीदें थीं। अगर ये बात ज्यादातर लोगों को पता चले तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। डेविस के पिता लोगन उनके साथ कई बार उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, अच्छी तरह से ही वह सख्ती करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि बेटे का सामना करने के लिए जिद्दी बने रहे। डेविस को लगा कि उसके पिता के कई सारे पाउंड उस स्तर पर थे, इसलिए वे और क्लेयर जिस स्तर तक अमेरिका गए थे, उस स्तर तक बंधन में सक्षम नहीं थे। तुम्हारे पिता तब नाराज हो जाओगे जब तुम उन्हें नहीं बताओगी। अगर तुम सामने आओगी तो वह तुम पर कुछ हद तक विश्वास करना शुरू कर देगी। सच तो यह है कि वह एक सहज व्यक्ति है और बिल्कुल भी कठोर नहीं है। मत कहो, वह आप पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता है, क्योंकि आपके पास किसी भी उद्यम के लिए प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। क्लेयर ने अपने मन में महान गुड़िया के साथ साझा किया। उसे ये भी विश्वास था कि लोगन उसकी बातों पर विश्वास करेगा और डेविस को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मम, फिर मैं माँ की मानूंगा, डेविस ने मनमोहक भाव व्यक्त करते हुए उदासी से कहा। उनका मानना था कि अगर मंदिर भी बने तो शायद उनकी माँ उनकी रक्षा रिजर्व थी। जिस तरह से उसने देखा, यद्यपि सम्राट सबसे बड़े रुतबे वाला व्यक्तित्व का व्यक्तित्व हुआ था, वह आकृति वाली महारानी थी, आपकी माँ का स्तर समान था, और उनके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया गया था। प्यारा, क्लेयर ने अपने चेहरे पर चुटकी ली, जैसे कि वह उस प्यारी अभिव्यक्ति को समझ नहीं पा रही हो। फिर क्लेयर ने उस्मान के आकार के क्रिस्टल के माध्यम से अपने पति से संपर्क किया और उसे बताया कि वह उसे तुरंत देखना चाहता है। माँ, वह क्या है? यह एक रासायनिक क्रिस्टल है। इसका उपयोग अन्य भागों के मालिकों से संपर्क करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टल कई प्रकार के होते हैं, मैं उन्हें बाद में आपको समझाऊंगा। उनके डकैत डेविस ने अपना सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद लोगान ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और उसे बंद कर दिया। उनके चेहरे पर कठोर भाव थे, हालांकि उनकी अभिव्यक्ति अचानक हर्षित हो गई। हा, यह क्या है मेरी जान? ऐसी क्या बात है जिसने मुझे यहाँ अकेले आने की जल्दी दी? तभी लोगों ने अपने बेटे के विचित्र विरोधाभासों को देखा और फिर चौंकाने वाला बोला, नेसेंट सोल स्टेज। उसे अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डेविस और क्लेयर ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। लोगों ने इंस्टेंट रूम के गंभीर माहौल पर ध्यान दिया। लोगन, डेविस और मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर शांत भाव से बताया। आप और डेविस, फिर मुझे इसे सुने दो। फिर लोगन को पता चला कि यह महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मिक शक्ति से एक बाधा खड़ी कर दी। आत्मबल कोई और नहीं बल्कि आत्मा के सार से पैदा हुई ऊर्जा का प्रकार था। एक व्यक्ति ने अपने सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को बढ़ाया जाएगा, उसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति में सुधार और वृद्धि होगी, वह मजबूत होगा। फिर क्लेयर ने कुछ मिनट पहले हुई यादों की सीरीज के बारे में बताया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे बेटे अपने पिछले जन्म की यादें मिल गए हैं? लोगान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मूलतः हाँ, क्लेयर की अभिव्यक्ति थी। वहां एक क्षण का मौन था, हालांकि बहुत आश्चर्यजनक था। लोगन ने डेविस की एक गहरी सांस ली, फिर उसने की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर अब बेटे की तरफ नहीं दिखी। उन्होंने अपनी आत्मा से उपजे भारी दबाव को दूर कर दिया। डेविस कांप उठा। उसके पिता की नजर तेज और अचानक दबाव ने उसे बुरी तरह घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके गले की हड्डी में उसकी आत्मा दब गई हो, जिससे वह अपनी उंगली भी हिलाकर अशक्त हो गई हो। लोगन, क्लेयर ने अपने बच्चे के उद्धार को आगे बढ़ाया। चुप रहो, मैं अभी सिर्फ उनसे सवाल करना चाहता हूँ। लोगों की अभिव्यक्ति समान रूप से स्थिर नहीं थी, अपना हाथ लहराया था। प्रेस्टीज क्लेयर को काफी हद तक चौंका दिया। आप कौन हैं? लोगों ने गंभीर स्वर में प्रश्न पूछे। डेविस ने अपनी अभिव्यक्ति में उत्तर दिए बिना कई बदलाव किए। आखिरकार यही उससे उम्मीद थी। उसे लगा कि वह भी ऐसी ही इच्छा रखता है, जिस बात पर उसने संदेह किया तो वह उसे अपने में शामिल कर लेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से। क्रिप्टो ट्रेडिंग, झूठ, तुम क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूँ। अनजाने में डेविस की आंखें फूल आ गईं। वह किसी भी चीज के पीछे नहीं था और उसके अविकसित शरीर को उस व्यक्ति द्वारा दागने और गाली देने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में विफलता हुई थी, जिसे वह पिता के रूप में पहचान रहा था। मुझे पापा मत कहो, लोगान के चेहरे पर भारी भाव थे। पिताजी, कृपया, डेविस बुदबुदाया। वह उन तीनों के बीच किसी भी तरह का मनमुटाव पैदा नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर व्यथित भाव थे। उसे वैसा ही लगा जैसा वह चाहता था और ध्यान नहीं दे सकता था। लोगन, तुम बहुत आगे निकल गए हो, क्लेयर अपने चेहरे पर आत्मा के भाव के साथ चिल्लाए।
लोगों ने अपना दबाव वापस ले लिया, ये भरा हुआ है और अपने संबंधों को पीछे हटा लिया है। उसने फिर अपनी ओर देखा। उसका प्रतिपक्ष वापस आ गया, जैसे कि उसके किसी बेटे ने उसे देखा हो। मुझे कम से कम बताएं कि आप एक नश्वर प्राणी थे या एक क्रांतिकारी जैसे सर्वोच्च व्यक्ति थे या आप भी इससे जुड़े थे। मैं एक नश्वर प्राणी हूं, एक पल की बोली के बाद डेविस ने अपना संपर्क बिना उत्तर दिए चुना। उसकी दृष्टि बिना किसी इरादे के शुद्ध चमक रही थी। लोगन डेविस की आत्मा के उद्गम गीत के साथ साथ उनके शब्दों के पीछे की भावना को भी महसूस किया जा सकता है। अगर उसने झूठ बोला होगा तो उसे इसके बारे में पता चल जाएगा। उनकी आत्मा में कोई असामान्य प्रस्तुति नहीं थी, इसलिए उन्होंने कम से कम इस बात की पुष्टि की थी कि उनके बेटे की झूठ बोल नहीं रही थी। संभवतः एकमात्र वैज्ञानिक कलाकार ही अपनी आत्मा के उद्गम अभिभावक को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन वह अपने बेटों को उनमें से एक के रूप में नहीं देखना चाहते थे। लोगान ने राहत की सांस ली। डेविस को उसने अपनी दुकान में ले लिया और फुसफुसाया, मुझसे माफी मांगो। मैं ऐसा केवल अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कर सकता हूँ। डेविस ने इसे दिल पर न लेते हुए अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि उसके पिता ने पारिवारिक सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई की थी और वह अपने बेटे के बारे में बहुत चिंतित थी। वह जानती थी कि उसके पिता का अतीत बेहद जटिल था और यहाँ तक कि कठिन भी था। क्लेयर उनके पास चले गए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर परिवार ने एक दूसरे को गले लगाया, शायद उन्हें अपनी सुरक्षा ठीक नहीं लग रही थी। उनका एलिंगन हृदय विदारक था और यह उन्हें सबसे अच्छा आराम था जो वे अब अनुभव कर सकते हैं। पति, तुमने अपना मजाक बहुत आगे बढ़ा दिया। क्लेयर ने लोगों को धोखा दिया क्योंकि वह भारी और अजीब राक्षस पर काम करने की कोशिश कर रही थी। मैं जानता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। लोगन ने शर्मनाक लेकिन महत्वपूर्ण विषय को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने बेटे की असामान्यता को देखने का अंदाजा करने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे दोस्त थे। जहां तक उन्हें पता था, जब वे केवल 3 साल के थे तब कोई भी नेसेंट सोल स्टेज में प्रवेश नहीं कर पाया था और वह भी कोर स्टेज में प्रवेश के बिना रिवॉल्विंग कर रहे थे। उन्हें लगा कि उनका बेटा इस दुनिया में बिल्कुल अनोखा है, इसलिए वह पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसका बेटा, जो उसके पिछले जीवन की यादें ताज़ा कर दे, कोई खतरा नहीं है। सत्यता से कहूं तो अब उसे पता नहीं था कि अपने बेटे का सामना कैसे करना है। यहाँ तक कि उन्हें अपने बेटों को पालने में भी अजीब सा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा कभी बुरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के चेहरे और आंखों को देखा, जो पूरी तरह से नकली जुलता था और जिस पर उसकी मां के बाल कटे हुए थे, तो उनकी आंखों में कोई संदेह नहीं था कि डेविस उनका बेटा था, उनका बेटा था। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे के वापस आने के बाद ब्लडलाइन चैम्बर में पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। डेविस अचानक छोटी हंसी, जिससे उनकी हंसी के साथ साथ यह भी हुआ कि न जाने अब क्या वाला है। हा हा हा, वे तीनों एक साथ हंसते थे जैसे कि वे एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हों, लेकिन उनकी हंसी ने वास्तव में उनकी वर्तमान अजीब स्थिति को शांत कर दिया। डेविस को एक ही समय में उन बॉयज में काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन ऐसा माना गया कि इसका कारण बच्चे का बिगड़ा हुआ शरीर था। ये समझ में आता है क्योंकि वह बच्चे की सस्पेंस पर पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाता है। आखिरी बार मैं कब रोया था? जब मैं धरती पर था। 10 साल पहले, 5 साल पहले, उसने सोचा। हालांकि उन्हें यह सच नहीं लगा कि उनके बेटे को मार डाला गया है, लेकिन उन्हें तब तक खुशी हुई जब तक उन्हें लगा कि उनके बेटे के अंदर एक और डेविस है। इससे इस मामले को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो स्पष्ट भावनाएं थी, उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने उसकी स्थिति को गलत समझा, लेकिन ये भावना वैसी ही थी जैसी उन्हें समझ में आई थी। उस हिस्से के अलावा वे यह नहीं जानते थे कि उनके बच्चे को किस गलती से मार डाला गया था या उसे अपने व्यवसाय में ले लिया गया था। असल में वह इस स्थिति को बरकरार रखना चाहता था। क्लेयर के चेहरे पर अचानक भाव बदल गया जैसे ही वह इसे देख सके और ध्यान न दे सके। वह जल्दी से शौचालय में चली गई और उसने अपने मुंह में अपनी गोलियां से छुपा लिया। माँ, क्लेयर, दोनों चिंता में चिल्लाए। दोस्त के अंदर से उल्टी की आवाजें आ रही थीं और कुछ देर बाद क्लेयर फेस पर शर्मीले भाव के साथ बाहर आई। लगता है मैं नकारात्मक हूँ। सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई। जहां तक उन लोगों की बातें हैं जो बाहर थे, उन पर भी नजर रखी गई और उनका शिकार किया गया। इसका कारण यह है कि लोगन ने अपने इकलौते पुत्रों को पूर्वी कदमों के लिए तैनात किया और यह काम रेनोलन को तेरह दिया, जो उनके शिविर में रहने वाले एक कुलीन परिवार के अगले मुखिया थे। लोरेट साम्राज्य में कुल 8 कुलीन परिवार थे। केवल 2 कुलीन परिवारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, जबकि शेष 6 कुलीन परिवारों ने पूरी तरह से शाही परिवार को समाप्त करने के लिए सेना में शामिल कर लिया। विद्रोह को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए 2 कुलीन परिवार रॉयल फैमिली कैंप में शामिल हुए। इन 2 कुलीन परिवारों को नोलन परिवार और कोल्डन परिवार कहा जाता था। बेशक विद्रोह के अंत में 6 कुलीन परिवारों को या तो लोरेट साम्राज्य की सेना के लोगों को नष्ट कर दिया गया था या 6 परिवार के उच्च अधिकारियों की हत्या के बाद पूर्ण निष्पादन के लिए एक विशेष जेल की स्थापना की गई थी। केवल 2 कुलीन परिवार, फनवेन परिवार और हॉकवुड परिवार के मुखिया ही गंभीर साथियों के साथ सफल हो रहे हैं। क्लेयर को आराम मिले, वह फिर से क्लेयर के कमरे से निकल गई और प्रेगनेंसी केस के लिए सिंहासन हॉल में जाने की घोषणा की। उनके पेज ने उन्हें बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। उन्हें बहुत अजीब लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से क्रिप्टो ट्रेडिंग। भले ही वह सम्राट था, उसे सम्राट की शिक्षा नहीं मिली क्योंकि वह सिंहासन के क्रम में था। अतीत में 5वां राजकुमार था। उन्होंने स्वतंत्र और बेलगाम रहना पसंद किया, लेकिन सम्राट बनने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने ये पद केवल इसलिए ले लिया क्योंकि राजधानी में उसके परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। केवल उनके 7वां और 8वां भाई जीवित थे और बाहर कहीं भी, लगभग खतरे वाले क्षेत्र में थे, लेकिन उनके निकट संपर्क करने का कोई उपाय नहीं था। शायद उन्होंने अपनी मौत बचाए बिना ही अपनी जान गंवा दी थी। ऐसे में उनके मामले भी असामान्य नहीं थे, लेकिन जांच से पता चला कि विद्रोही कुलीन परिवारों को उनके इन प्रयोगशालाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे उन्हें कुछ उम्मीद जगी। इस आंतरिक युद्ध में लोगों ने बहुत कुछ खोया था और इसके लिए उसने 6 कुलीन परिवारों से पूरी तरह से अपमान किया था। वह चाहता था कि वह फनवेन परिवार और हॉकवुड परिवार के 2 प्रमुखों को ढूंढे और मार डाले, जो भाग गए थे। उनकी एकमात्र सहारा उनकी पत्नी क्लेयर थी। फिर उनके बेटे डेविस उनके उत्तराधिकारी बने। लेकिन अब उन्हें अपने बेटों से दूरी महसूस होने लगी है। यहाँ तक कि उन 3 चीजों के बीच भी अजीबोगरीब चीजें हो गई हैं। इसलिए ये बात उसे अजीब लगी। उसके मन में कहीं न कहीं ये भावना थी कि उसे इसे सही करना चाहिए। इसलिए रात में बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने अपने बेटे डेविस से मिलकर निर्णय लिया। डेविस अध्ययन में था। वह अभी भी इस दुनिया के बारे में देखने के मूड में थी और इसलिए उसकी नजर यहाँ चंचलता की चिल्लाहट में पड़ी कई चंचलता में से एक पर केंद्रित थी। बच्चे के शरीर पर उन पर बहुत असर पड़ा और वे इस बात से अच्छी तरह से अनजान थे।
खैर ही उसे अतीत में परिवार में प्रेम की लालसा थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अब ये चाहती थी, लेकिन शांति के रूप में उसे बच्चे के शरीर के माध्यम से एक प्यार करने वाला परिवार मिला और वह यहाँ तक की प्रशंसा करती है और भी जानिए कि वह अपना हिस्सा लेगा। उसे लगा कि इस परिवार को उसे निराश नहीं करना चाहिए, कम से कम अपने बच्चे की खातिरदारी करनी चाहिए। हालांकि आखिरकार उनका अपना दृढ़ संकल्प था, या कोई यह कह सकता है कि उन्होंने अपना ध्यान पिछली घटना के बारे में विचार के बजाय अन्य विषयों पर केंद्रित किया। दस्तक। डेविस। दरवाजे से दूसरी ओर आवाज सुनी जा सकती थी। ये सख्त नहीं बल्कि झिझक भरा लग रहा था। आदर्श। डेविस पीछे मुड़ा और खड़ा हो गया। वह असमंजस में थी कि उसके पिता इस बार क्यों आएंगे, लेकिन पहले की घटना ने उन्हें तुरंत एहसास करा दिया। लोगान ने दरवाजा खोला और इधर उधर देखते हुए अंदर जगह बना ली। यहाँ पर थोक सारे कोर्ट्स जहाँ खातरे घाट और स्तंभों पर स्थितियां हैं। आप इस समय भी पढ़ रहे हैं। लोगों को एक विषय मिला जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। मम्मा। डेविस ने सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो? माँ। डेविस ने फिर सिर हिलाया। कुछ शब्दों का जुड़ाव सख्त हुआ, लेकिन ये जानकर कि बातचीत कहीं नहीं जा रही है, लोगों को और भी अजीब लगा। फिर उन्होंने प्रत्यक्ष होकर निर्णय लिया। डेविस, इस मामले के बारे में पहले, क्या मैं बात कर सकता हूँ? डेविस ने अचानक टोक दिया। लोगन एक पल के लिए रुका और सिर फिर हिलाया। आगे बढ़ो। डेविस ने अपने हिलने से पहले एक गहरी सांस ली। पिताजी, ये सच है कि मैं खुद हूँ, लेकिन अभी भी इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि मैं आपका बेटा हूँ। मेरे पिछले जीवन में मेरे कोई माता पिता या भाई नहीं, बहन नहीं थी। मैं तो बस एक अनाथ थी। मैंने अपना सारा जीवन बिना किसी परिवार के प्रेम के साथ अकेले ही गुजारा। उस जीवन में मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था और मैं एकांत में अकेले रहता था। अगर आप चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो मैं तुरंत ये जगह छोड़ दूं। अनजाने में ही उनके ओके नाम हो गए। पर ये तो बस इतना ही है। क्या मैं भी इस परिवार का हिस्सा बन सकता हूँ? आंखों से आंखें बह निकली, जबकि उसकी नजर पारिवारिक प्रेम की लालसा से भरी थी। लोगन ने चित्रलेख दिया और अपने बेटों के कंधे पकड़कर कहा, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उनके भविष्य के लिए संकल्प और जिज्ञासा से भरी जगह थी। अध्याय 9। पहली राजकुमारी। अगले दिन। माँ। डेविस। क्लेयर को आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका चेहरा स्नेह का भाव बदल गया था। उसने शुरू में सोचा था कि वह उसे कुछ समय तक नहीं देख पाएगी क्योंकि पिछली घटना में उसे जबरदस्ती कर दिया गया था। डेविस ने अपने पिता से अपनी माँ से मुलाकात की ली। हालांकि अब हालात ठीक थे, लेकिन दिल की बातों को दर्ज करना मुश्किल है। उनके पिता की स्थिति को तुरंत स्वीकार करना कठिन रहा। जब वह डेविस को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, तो यही समय था। माँ, आप कैसी हैं? ये देखकर कि क्लेयर वास्तव में उसे देखकर खुश था, उसे पता चला कि उसके लिए फिर से एक बच्चे की तरह व्यवहार करना ठीक होगा। हालांकि दिखावे की कोई बर्बादी नहीं थी, उन्हें लगा कि उन्हें ऐसा ही होना चाहिए और उनके किरदार में काम नहीं करना चाहिए। एक 3 साल के बच्चे का ऐसा अभिनय कर रही है छवि, जैसा कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि उसे और भी अधिक शर्मिंदगी और वास्तविकता में ये जगह से बाहर होगा। डेविस, तुम्हें नहीं पता कि मुझे पंख कैसे याद आए। यहाँ आओ, मैं पंख एक चुंबन दूं। क्लेयर ने कहा। डेविस क्लेयर के करीब आए और उनके दोस्त एक चुंबन पर मिले। उन्हें यह भी पता चला कि पिछली घटना के कारण उन दोनों के बीच कोई मनमुताबिक नहीं हुआ था। शायद वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उन दोनों के बीच कोई फर्क ना आए। उसके साथ उसके आदर्श व्यवहार को देखते हुए, जैसा कि उसने उसके साथ किया था, ये देखने से पहले कि उसने पिछली यादें प्राप्त कर ली, डेविस अंदर से अपनी इच्छा हो गई। उसके बाद डेविस ने अपनी माँ से अपने पिता के साथ क्या बात की थी। यह अच्छा है कि तुम दोनों ने इस बारे में बात की है, डेविस। माँ केवल कुछ महीने के लिए साथ में मिलती है। मैं एक ताबीज देता हूँ। यह क्या है? ताबीज चमकीला नीला रंग का था, जो किसी रत्न की तरह चमक रहा था। यह एक सहायक उपकरण है जो आपके सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को मूल में रखने में सक्षम है। ये हमेशा आपके ऊपर रहेगा। क्लेयर ने अपने सामने गंभीर भाव से कहा। डेविस बेहद विक्षिप्त हो गया था, लेकिन एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया था। उसे लगा कि वह इस ताबीज का उपयोग अपने सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन को अपने पिता से सूर्योदय के लिए करवाएगी। उसने पलटवार करने के लिए अपने साथ एक छोटा सा मजाक करने का फैसला लिया। हे माँ, क्या मैं थोड़ा राक्षस हो रहा हूँ? छोटा राक्षस? इसका एहसास होने से पहले ही क्लेयर क्षण भर के लिए एहसास हो गया। आप ये साहसिक कार्य कर रहे हैं कि आपका छोटा भाई एक राक्षस है। क्लेयर ने उल्टे उल्टे से भरे चेहरे का निर्माण किया। डेविस तुरंत हवा में उठे और तैरते हुए बोले, वाह, क्या माँ? उसे संघर्ष का सामना करना पड़ा। अब जब मुझे याद आया कि मैंने हथियार प्रशिक्षण का अभ्यास नहीं किया था क्योंकि आप हमेशा अपना काम समय से पहले पूरा करते थे, यह मेरे लिए पथ प्रदर्शन का एक अच्छा अवसर है, क्लेयर ने कहा। डेविस को पता चला कि क्लेयर इस अवसर का उपयोग शायद अपने करीबी के लिए कर रही थी। उसका मिजाज ऊपर चला गया और उसके चेहरे पर एक प्रेमिका लेकिन अभिव्यक्ति उभर कर सामने आई, जिसने क्लेयर को तुरंत कोई सजा देने के लिए अनिच्छुक बना दिया। उसने डेविस को करीब आने के लिए मजबूर किया और गले लगाकर अपनी बहनें बनाई। डेविस ने तुरंत सोचा कि उसका काम पूरा हो गया है। जब वह करीब आया तो क्लेयर ने उसे झुका दिया। माँ, थप्पड़! डेविस दर्द और रेस तरह से चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही बाहर निकल सकते हो? क्लेयर ने अपना उपहास उड़ाया क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी हुई थी। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़! पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस ने अपने छोटे से बट पर इतने जोर से वैलिडिटी मारा कि वह अपने छोटे छोटे कपड़ों के पीछे से लाल हो गई। वो डिवाइन डिजास्टर थे लेकिन सहनीय थे। अरे, मैंने एक बारूदी सुरंग पर कदम रख दिया। डेविस ने सोचा, अब उसे पता चला कि वह अपने बच्चों से कितना प्यार करती थी। उसके साथ बुरा मजाक करना उस पर ही भारी पड़ गया। यह उसका ओर से गलत अनुमान था। डेविस, जिसने केवल क्लेयर का स्नेही पक्ष देखा था, उसका पवित्र पक्ष दर्शन में शामिल हो रहा था। भगवान के लिए वह अभी भी महारानी है। माँ, मुझे माफ करना, डेविस नकली मानते हुए चिल्लाया। अच्छा, पेंट, ये बात पहले ही बता देना चाहिए था। खिलखिलाने से पहले अपने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव के साथ मुस्कान बिखेरें। लगता है मुझे स्टार मास्टर्स भी सिखाना, राक्षसी बच्चे। मैं सुनता हूँ और उसका पालन करता हूँ, महामहिम। डेविस ने मनमोहक चेहरा तोड़ दिया, कहा। आप केवल मजाक करना जानते हैं। क्लेयर ने डेविस को फिर से डांटने की कोशिश की। डेविस ने तुरंत अपनी पकड़ से दूर जाने के लिए संघर्ष किया और उसे दूर कर दिया। हाँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, वापस आओ। क्लेयर ने देखा कि उसके छोटे बच्चे की आंखें ओझल से हो गई थी, इससे पहले कि उसके चेहरे पर मुस्कान चमक उठती। 3 महीने गए। क्लेयर और डेविस के लिए हर दिन खुशियां भरी थीं।
उसने न केवल उसे इस दुनिया के बारे में और अधिक बताया, बल्कि उसने पूरे 3 महीने तक उसके साथ फिल्में और पढ़ाई भी की। फिर डेविस को अलग-अलग शिक्षक नियुक्त किया गया, आखिर तब उसे लगन से पढ़ाया गया। वहाँ कई इंपीरियल ट्यूटर नहीं थे क्योंकि उनमें से अधिकांश को इंपीरियल परिवार के साथ मार दिया गया था या विद्रोहियों का पक्ष लेने के लिए मार डाला गया था। इसलिए उनमें से अधिकांश नए शिक्षकों ने इतिहास, भूगोल और कृषि से संबंधित अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। क्लेयर को आधिकारिक तौर पर सम्राट शेष को 6 महीने के लिए आराम करने का आदेश दिया गया था। बेशक जब भी डेविस को समय मिला तो वह लगभग हर दिन अपनी माँ से मिलती थी। डेविस को अपनी माँ और पिता के सामने एक बच्चे की तरह व्यवहार करने की जरूरत थी। उनके पिता और माँ ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी। असल में वे उसके पीछे हंसे भी। उन्हें लगता है कि उनके कोचिंग स्टूडियो काफी बेहतरीन है। 6 महीने बीत गए। लोगान अपने चेहरे पर कठोर व्यवहार के लिए इधर उधर चल रहा था। हालांकि क्लेयर को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन डेविस जैसे राक्षस के जन्म के बाद वह निश्चित नहीं था। उसने सभी में सबसे खराब हालत के बारे में विचार विमर्श किया। पिताजी, डेविस, जो अपने बगल में था, चिल्लाया। चिंता मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। डेविस अपने पिता की तुलना में काफी शांतचित्त थे। महीनों तक इस शरीर में रहने के बाद उसे इसकी आदत हो गई और वह अपने संतुलन और असंतुलन को अपने नियंत्रण में ले गई थी। कम से कम उसे लगा कि वह इसे अपने नियंत्रण में रखने में सफल हो रही है। मम्मा, लोगन ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने अभी भी अपनी चिंता को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाला। आकस्मिक पीड़ा और भारीपन की चीख सुनाई दी, उसके बाद एक बच्चे की कर्कश ध्वनि सुनाई दी। क्लेयर, लोगन जल्दी से महारानी के कमरे के अंदर चला गया। डेविस का भी बैक इनसाइड सामने आया। उनके बगल में और भी लोग थे, लेकिन किसी ने उनके पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पणजी करोड़पति, डेयरी प्लांट बिना रिच से क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्लेयर के कमरे के अंदर एक नवजात शिशु को गोद में लेकर चमकती हुई दिखाई दे रही थी। वह एक परी की तरह लग रही थी और उसकी मुस्कान ने पूरे कमरे को चमका दिया। लोगन उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया, जबकि डेविस का ध्यान नवगांतुक पर था। लोगन उसके पास गया और अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित किया गया। यह एक लड़की है, क्लेयर ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। क्लेयर को पता था कि उसकी बेटी होगी, लेकिन उसने यह बात सबसे छुप कर रखी। उन्होंने डेविस की ओर देखा और कहा, डेविस, अब तुम बड़े भाई हो। मेरी बहन। डेविस ने अपनी बहन के जन्म की भविष्यवाणी की थी, हालांकि वही जानती है कि सामान्य जन्म तिथि के कारण अंततः ऐसा होगा। ये दुनिया आधुनिक दुनिया की तरह नहीं थी और लोग शायद कभी-कभी ही एक बच्चे के साथ रुकते थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि विभिन्न विशेषताओं से, ज्यादातर हिंसक संघर्ष से उत्पन्न होने वाले उनके निधन की धारणा अलग-अलग रूप से अधिक होती है। लोगन ने क्लेयर से बच्चे को अपने व्यवसाय में ले लिया। उन्होंने अपने छोटे से भाव को लेकिन प्यारे चेहरे को भरी नजरों से देखा। क्लेयर, वह बिल्कुल अलग दिखती है, एक परी। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि अगर लड़की होगी तो मैं उसका नाम रखूंगा? क्लेयर ने हंसते हुए पूछा। हाँ, हालांकि मैं चाहता था। लोगों का चेहरा असंतोष से भर गया था और बुदबुदाया, अरे, हमारी छोटी राजकुमारी का नाम क्लारा लोरेट होगा। क्लारा लोरेट, एक अच्छा नाम। लोगन इस नाम से थोड़ा खुश हो गए क्योंकि यह नाम क्लेयर जैसा लग रहा था, जबकि डेविस आपके मन में नाम बुदबुदाते रहे। एनजीरो वेल्बिन ने इस अध्याय के प्रीमियर की मेजबानी की। एक साल बीत गया। डेविस ने इसी दौरान खेती के बारे में सीखना शुरू किया। वह 1 और साल का इंतजार कर रही थी ताकि वह खेती करना शुरू कर सके। इस दुनिया में 5 साल की उम्र से बच्चे की खेती करना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बच्चे के शरीर का आधार अलग-अलग होता है। कुछ बच्चे 5 साल की उम्र में खेती करना शुरू कर देते हैं और कुछ 8 या 10 साल की उम्र में भी। डेविस, क्लेयर ने उसे बुलाया। माँ, डेविस कैसल लाइब्रेरी में खेती के बारे में किताबें पढ़ी जा रही थीं। डेविस, मुझे ये स्वयं दर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन आप एक सक्षम प्रतिभावान को पता होना चाहिए कि रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले किसी के पास सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन विकसित करने का कोई तरीका नहीं है। कम से कम जानकारी के अनुसार मैंने ऐसे गीतों के बारे में कभी नहीं सुना है। हाँ, तुमने पहले भी मेरी कहानी लिखी थी, माँ, डेविस ने तुरंत उत्तर दिया। क्लेयर ने अपना सिर हिलाया और फिर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान प्रकट की। आप काफी भाग्यशाली हैं क्योंकि हम इस महाद्वीप में एक ही साम्राज्य में हैं जो सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में मां हैं। वास्तव में? डेविस ने उत्साहवर्धन करते हुए पूछा। अन्य संप्रदायों, कुलों, विभिन्न परिवारों के पास भी सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के नियम हैं, लेकिन वे हमारी तुलना में नहीं हैं। ये बहुत अच्छा है। डेविस के चेहरे पर उत्साहपूर्ण भाव थे। फिर इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया में अपनी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में तेजी से और पहले आगे बढ़ सकता हूँ। इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। क्लेयर ने ऐसे देखा मानो वह अपने चेहरे पर ठंडा पानी पिला जा रही हो। 3 खेती में से सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन खेती करना सबसे कठिन है। इस तथ्य पर बहस करना भी जरूरी है, नहीं है? आपने रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने से पहले नवजात सोल स्टेज तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। हमारे महाद्वीप में सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन मैनुअल को रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक पहुंचने के बाद ही विकसित किया जा सकता है। उस स्तर पर आपके सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है स्वर्ग और पृथ्वी में परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है। यदि आप 1 वर्ष के बाद हमारे सोल फोर्जिंग कलेक्टिव स्टूडियो के साथ अपनी आत्मा का विकास नहीं कर पाए हैं, तो आपको फिल्म में प्रशिक्षण लेने से पहले रिवॉल्विंग कोर स्टेज तक प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि आपकी साधना की गति भी शाही परिवार के बच्चों के साथ हो सके। समान होगा। क्लेयर ने पहले अपने व्यवहार को कम करने का निर्णय लिया, इसलिए वह समान। क्या बकवाद है। डेविस अवाक की पत्रिका, वहां मेरा जीनियस क्रॉनिकल लाभ चला गया। उनकी नवजात आत्मा चरण साधना तब तक लाभदायक साबित हुई जब तक कि वह अपनी इंद्रियों को मजबूत बनाने के लिए विकसित नहीं हुई और घूमने वाले मूल चरण तक नहीं पहुंच पाई। घबराओ मत, तुम अभी भी 5 साल के बच्चे हो। भविष्य में कुछ विचारों के लिए प्रयास करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन कोई नहीं, आप अभी अन्य 2 खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माँ, लोगान ने कुछ देखा और बड़े कदम उठाकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। पौराणिक, आप कहाँ जा रहे हैं? डेविस हतप्रभ हो गए क्योंकि उनकी चर्चा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह मेरे लिए सफलता का समय है। लोगान उत्साह से मुस्कुराया।